इन आंखों के मस्ती के मस्ताने हजारों है, इस शमा के परवाने हजारों है। मैं तो कहूँगा लाखों है, करोड़ों है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग है बायोग्राफी, क्योंकि जब रिसर्च हो रही थी तो ऐसी सी बातों का पता चला है जिन्हें जानकर बहुत ही शॉकिंग लगी, मगर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है, जो आपके लिए कम से कम शब्दों में बयां करने की कोशिश की है। इससे कम, इससे छोटी बायोग्राफी बन ही नहीं सकती थी। तो आज कहानी उनकी, इन्हें लोग जोहरा भी कहते हैं, उमराव जान भी पुकारते हैं, लेकिन इन दोनों नामों का तो एक ही नाम बनता है, रेखा, द अनलिमिटेड रेखा, जिन्हें जानना तो हर कोई चाहता है, लेकिन उन्हें आज तक कोई नहीं जान पाया। तो पेश करते हैं आपके लिए रेखा क्या माया है, एक ऐसी अदाकारा जिनकी खूबसूरती का हर कोई जानना चाहता है राज, बेशुमार अदाओं के साथ है कशिश भरी आवाज, जो लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन, फिर भी क्यों है शादी के बंधन से आज भी आजाद, खूबसूरती की धनी एक्टिंग की मिसाल, और जिन्हें अपने एक बार नहीं हजारों बार देखा। शी इज सुपर टैलेंटेड, गॉर्जियस, ब्यूटीफुल रेखा। रेखा का जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1954 को तमिलनाडु, चेन्नई। रेखा का पूरा नाम भानुरेखा गणेशन, माता का नाम पुष्पावली, पिता का नाम जेमिनी गणेशन। रेखा के बारे में जानने से पहले उनके माता पिता के बारे में जानना आपको बेहद जरूरी है। एक समय में मद्रास का जेमिनी स्टूडियो मद्रास की शान हुआ करता था। उसी स्टूडियो के मालिक थे एस.एस. वासन साहब, और उनकी एक मशहूर हीरोइन हुआ करती थी पुष्पावली। एस.एस. वासन शादीशुदा थे, वही पुष्पावली भी शादीशुदा थी। 2 बच्चों की माँ थी। एक बेटे का नाम था बाबूजी, बेटी का नाम रमा, जो पुष्पावली की पहली शादी की निशानी थी। एस.एस. वासन और पुष्पावली एक दूसरे के बेहद करीब थे। वासन पुष्पावली को सब कुछ देना चाहते थे, पैसा, नाम, शोहरत, लेकिन देना नहीं चाहते थे तो सिर्फ अपनी पत्नी का दर्जा। दूसरी तरफ पुष्पावली अपनी प्यार को रिश्ते का नाम देना चाहती थी, लेकिन पत्नी का दर्जा नहीं मिल रहा था। उसी कश्मकश में एक फिल्म रिलीज होती है, मिस मालिनी। इस फिल्म की हीरोइन थी पुष्पावली, और इसी फिल्म में छोटा सा रोल निभा रहे थे रामास्वामी गणेशन। दोनों की मुलाकात फिल्म के सेट पर हुई थी। ये छोटी सी मुलाकात कब मुलाकातों में बदल गई और कब प्यार हुआ, दोनों को पता ही नहीं चला। अब पुष्पावली रामास्वामी गणेशन के साथ भविष्य देखने लगी थी। मिस मालिनी हिट साबित रही थी। उसके तुरंत बाद ही एस.एस. वासन ने अपनी अगली फिल्म में पुष्पावली को पेश कर दिया। फिल्म का नाम था संसार। ये फिल्म भी हिट रही। इसके बाद एस.एस. वासन साहब ने अपनी ड्रीम प्रोजेक्ट हिंदी फिल्म इंसानियत बनाने का विचार कर लिया। इस फिल्म के चर्चे पहले से ही होने लगे थे, क्योंकि फिल्म में देवानंद साहब और दिलीप कुमार साहब हीरो थे, और इस फिल्म की हीरोइन थी पुष्पावली। अब रामास्वामी गणेशन की और पुष्पावली की नजदीकियां एस.एस. वासन साहब को बिल्कुल भी रास नहीं आ रही थी, और पुष्पावली को हिंदी इंडस्ट्री पर हीरोइन बनकर राज करना है, ये बात एस.एस. वासन साहब जानते थे। और पुष्पावली ये सपना हर हाल में पूरा करना चाहेगी, जिसके लिए वो रामास्वामी गणेशन को छोड़ भी देगी। तो एस.एस. वासन ने हिंदी फिल्म इंसानियत और रामास्वामी गणेशन के बीच में चुनने को पुष्पावली को कहा। तो प्यार में गिरफ्तार पुष्पावली ने इंसानियत फिल्म को छोड़ दिया, अपने सपने को छोड़ दिया और प्यार को चुना। जबकि उस समय रामास्वामी गणेशन बहुत बड़े एक्टर नहीं थे, उनसे कई ऊंचे दर्जे की एक्ट्रेस हुआ करती थी पुष्पावली, लेकिन प्यार था, प्यार तो प्यार होता है। पुष्पावली रामास्वामी गणेशन के प्यार के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हो चुकी थी। तब रामास्वामी गणेशन ने भी जेमिनी स्टूडियो छोड़ दिया, लेकिन एक चीज नहीं छोड़ी, वो था उस स्टूडियो का नाम, जेमिनी। रामास्वामी गणेशन ने अपने नाम से रामास्वामी को हटाया और जेमिनी गणेशन बन गए। जेमिनी गणेशन बनते ही उनकी किस्मत भी बदल गई और कुछ ही समय में तमिल फिल्मों के सुपरस्टार बन गए। जेमिनी गणेशन रियल लाइफ जोड़ी कब रियल लाइफ जोड़ी बनेगी, पुष्पावली इस बात का इंतजार करने लगी। यहाँ ये बात भी गौरतलब है कि जेमिनी गणेशन भी पहले से शादीशुदा थे और उनकी पत्नी का नाम था बोबजी। तो जब बोबजी को पुष्पावली और जेमिनी गणेशन के अफेयर की खबरें पता चली, तो जेमिनी गणेशन ने बोबजी से कहा कि तुम्हारा हक कभी भी किसी के साथ भी साझा नहीं करूंगा, तुम ही मेरी पत्नी हो। ये सब जानकर पुष्पावली को तीसरी बार झटका लगा। वो पहले से शादीशुदा थी, 2 बच्चों की माँ थी, लेकिन साथ देने वाला हमसफर नहीं था। एस.एस. वासन से प्यार किया पर रिश्ते का नाम नहीं मिला। और जब जेमिनी गणेशन भी पुष्पावली को पत्नी तो मानते थे, लेकिन दुनिया के सामने पत्नी का नाम नहीं दे रहे थे। दोनों के संबंध के चलते 10 अक्टूबर साल 1954 को एक बेटी का जन्म हुआ, जो कि जेमिनी गणेशन और पुष्पावली की पहली बेटी थी। इस बेटी का नाम रखा गया भानुरेखा गणेशन। नाम के आगे गणेशन जुड़ गया, लेकिन गणेशन की नाजायज बेटी उन्हें बताया गया। इस खबर ने अखबार और मैगजीन के काफी पेजेस भर दिए। पुष्पावली के जख्म और गहरे होते चले गए। तब जेमिनी गणेशन ने उन्हें खुद पर भरोसा रखने को कहा और कहा सही समय का इंतजार करो। यहाँ ये बात भी गौरतलब है
कि जेमिनी गणेशन एक रोमांटिक हीरो थे। रियल लाइफ में भी वो कभी पीछे नहीं रहते थे। एक फिल्म थी जिसमें एक हीरोइन नजर आई थी, उस हीरोइन का नाम था सावित्री। जल्द ही उन दोनों के अफेयर की खबरें भी फैलने लगी, यहाँ तक कि सावित्री ने अपने नाम के पीछे भी गणेशन नाम लगाना शुरू कर दिया था, क्योंकि सुनने में यही आया था कि सावित्री और गणेशन ने चुपचाप शादी कर ली है। कुछ समय बाद सावित्री और जेमिनी गणेशन के भी बच्चे हुए थे। दूसरी तरफ जेमिनी गणेशन और पुष्पावली की रिश्ते की दरारें अब बढ़ती जा रही थी। भानुरेखा के बाद एक और बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम राधा रखा गया। पुष्पावली को अपने से दो दो बेटियां होने के बाद भी इस रिश्ते को जेमिनी गणेशन ने कोई नाम नहीं दिया। फिर कुछ ही दिनों में जेमिनी गणेशन ने पुष्पावली के घर आना जाना भी बंद सा कर दिया। भानुरेखा बड़ी हो रही थी और धीरे धीरे भानुरेखा को भी समझ में आने लगा था कि उनके पिता का और एक परिवार है और उनके और भी बच्चे हैं जिन्हें वो बहुत प्यार करते हैं, पर मेरे पिताजी, मेरी माँ पुष्पावली और हम बहनों को जरा भी प्यार नहीं करते हैं। और अब पुष्पावली पर और एक गाज गिरी। कुछ समय बाद ही जेमिनी गणेशन के एक बयान ने पुष्पावली को घुटनों पर ला दिया। सावित्री मेरी पत्नी नहीं है और ना ही कोई आने वाली दूसरी औरतों में से कोई मेरी पत्नी होगी। मेरी एक पत्नी के अलावा मेरा किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं है। कानूनी तौर पर मेरी एक ही पत्नी है और वो है बोबजी, जिनसे मेरी बचपन में शादी हुई थी। अब पुष्पावली को तड़पते हुए भानुरेखा रोजाना देख रही थी, एक छोटी सी बच्ची जिसके ऊपर माँ की स्थिति का असर होते जा रहा था। ऐसे में वो अपनी माँ के बहुत करीब आ गई। अब पुष्पावली अपने बच्चों की देखभाल के लिए लगातार शूटिंग करते जा रही थी। वही उम्र बढ़ने के साथ साथ उन्हें रोल्स भी मिलना कम होते जा रहे थे। भानुरेखा की उम्र सिर्फ 4 साल थी और इसी उम्र में उन्होंने सिल्वर स्क्रीन पर अपना कदम रख दिया। भानुरेखा के अपने नन्हे कदम जिस फिल्म में पहली बार नजर आए वो फिल्म थी साल 1958 में रिलीज हुई इंती गुड्डू। फिर साल 1967 में फिल्म रंगूला रत्नम में भानुरेखा ने काम किया। पुष्पावली के लिए घर संभालना मुश्किल होते जा रहा था, कर्जा होने लगा था। वही भानुरेखा भी बिना किसी गलती के ताने सुन रही थी। भानुरेखा के लिए स्कूल जाना भी किसी सजा से कम नहीं था। पुष्पावली और जेमिनी गणेशन को सब जानते थे। उनके बिना नाम के रिश्ते को भी स्कूल के सभी बच्चे भानुरेखा को लवोट्टा कहकर बुलाते थे। लवोट्टा का हिंदी में मतलब होता है नाजायज। स्कूल में जब भी भानुरेखा का नाम भानुरेखा गणेशन पुकारा जाता था, ये नाम भानुरेखा को तीर की तरह लगता था। ऐसे में स्कूल जाना कम हो गया और स्कूल में ध्यान नहीं दिया जाता था तो फेल भी हो गई। तब भानुरेखा ने माँ को एक लेटर लिखा। उसमें लिखा, माँ मैं फेल हो गई हूँ, अब मुझसे ये गंदे बुरे लफ्ज नहीं सहे जाते हैं, मुझे माफ करना। और कभी न खुलने वाली गहरी नींद में जाने के लिए ढेरों नींद की गोलियां खा ली। लेकिन तकदीर को ये कहाँ मंजूर था। डॉक्टर्स ने भानुरेखा को घंटों प्रयास करके बचा लिया। भानुरेखा को ऐसे में होश आया तो उसे अपनी माँ का रोता हुआ चेहरा दिखाई दिया। पुष्पावली ने भानुरेखा को समझाया कि ऐसा कभी मत करना, सब ठीक हो जाएगा, तुम शादी कर लो या तो फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बना लो। उस वक्त भानुरेखा को ये पूछा नहीं बल्कि एक आदेश की तरह बताया जा रहा था कि तुम्हें ये करना ही होगा, तुम्हें फिल्में करनी ही होगी, फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा तुम्हें बनना ही होगा। क्योंकि अब पुष्पावली भानुरेखा से ही उम्मीद करने लगी थी कि वही पूरे परिवार का सहारा बन सकती है, क्योंकि पढ़ाई छूट चुकी थी। अब पुष्पावली भानुरेखा को स्टूडियो ऑडिशन के लिए लेकर जाने लगी। भानुरेखा अपनी बारी का इंतजार धूप में खड़े रहकर करने लगी। ऑडिशन होता तो कई बार डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के बेरुखी का सामना भी करना पड़ता। जहां भानुरेखा ऑडिशन में खड़े होती थी वही लाइन में खड़े लोग उनके पिता की एक झलक पाने के लिए घंटों लाइन में खड़े रहा करते थे। उन सबको पता था कि भानुरेखा जेमिनी गणेशन की बेटी है, लेकिन जेमिनी गणेशन ने कोई वास्ता नहीं रखा था, तो इसीलिए जानबूझकर सब अनजान बने रहते थे। बल्कि कई बार तो बड़े डायरेक्टर्स, बड़े प्रोड्यूसर्स भानुरेखा को काम नहीं देते थे, कहीं इस बात से जेमिनी गणेशन नाराज ना हो जाए। कोई भी भानुरेखा को हीरोइन नहीं बनाना चाहता था। अब पुष्पावली को भी लगने लगा था कि भानुरेखा अब उनके सपनों को पूरा नहीं कर पाएगी। बहरहाल 1969 आते आते भानुरेखा के अभिनय से सजी फिल्म ऑपरेशन जैकपॉट नल्ली CID 999 रिलीज हुई। इन दिनों अफ्रीकी देशों के नैरोबी के बिजनेसमैन हुआ करते थे कुलजीत सिंह पाल, वो इंडिया लौटे तो उन्होंने फिल्म बनाने की सोची। फिल्म का नाम था गलियों का राजा। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई, लेकिन थोड़े ही दिनों बाद शूटिंग को रोकना पड़ा। वजह थी बड़े बड़े स्टार्स के बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ नखरे झगड़े। तब कुलजीत को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने तय कर लिया कि अब छोटे स्टार्स के साथ नए चेहरों को लेकर मैं फिल्म बनाऊंगा। उन्होंने फिल्म का नाम बदल दिया अनजाना सफर। इस फिल्म में एज ए हीरोइन वाणीश्री को लिया गया। वाणीश्री को मिलने कुलजीत उनके मेकअप रूम में गए
जब वहां पहुंचे तो वाणीश्री से बात करते करते उनकी नजर पड़ी भानुरेखा पर, जो बिना किसी की परवाह किए अपना खाना खा रही थी। कुलजीत को भानुरेखा का अल्लड़ और बिंदासपन पसंद आया। वाणीश्री से पूछा गया तो उन्हें पता चला कि ये पुष्पावली और जेमिनी गणेशन की बेटी है और मेरे साथ इस फिल्म में छोटा सा रोल कर रही है। उसी दिन कुलदीप पुष्पावली से मिले। जब कुलदीप के सामने भानुरेखा पहुंची तो उन्होंने पूछ लिया, क्या तुम्हें हिंदी आती है? भानुरेखा ने जवाब दिया, नो, नहीं आती है। पुष्पावली ये बात सुनकर बहुत सख्ते में आ गई। वो नहीं चाहती थी, वो किसी सूरत में ये नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी को ये रोल ना मिले। तब पुष्पावली ने कुलजीत से कहा, भानुरेखा की याददाश्त बहुत अच्छी है। तब कुलजीत ने भानुरेखा को कुछ लाइंस पढ़ने को दी। भानुरेखा ने उन लाइंस को रोमन लिपि में लिख लिया और उन्हें याद करने लगी। वो रूम में गई और कुछ ही देर में वापस लौट कर आई। कुलजीत की चाय अभी ठंडी भी नहीं हुई थी, वो लाइंस याद कर चुकी थी। भानुरेखा ने उन लाइंस को इतनी तरीके से बोला कि कुलजीत को ये लगा कि शायद भानुरेखा बचपन से ही हिंदी बोल रही हो। कुलजीत को यकीन हो गया कि ये साधारण सी दिखने वाली लड़की एक दिन बहुत बड़ी स्टार बनेगी। उसी दिन भानुरेखा से उन्होंने 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा लिए। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से पहली फिल्म की फीस थी 25,000 रुपए और हर अगली फिल्म के लिए 25,000 रुपए जुड़ते चले जाएंगे। ये जानकर पुष्पावली के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वही छोटी सी भानुरेखा को ना तो हिंदी फिल्मों से प्यार था और ना ही पैसों से। उन्हें बस ये पता था कि काम करने से अपने घर की सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। साल 1969 में मात्र 14 साल की उम्र में भानुरेखा के कदम पड़े माया नगरी बम्बई यानी मुंबई में। कमरा नंबर 115 जगह अजंता पैलेस, ये वो कमरा था, ये जगह थी जहाँ शूटिंग के बाद भानुरेखा रुकती थी। शूटिंग पर सभी लोग खुश थे सिवाय भानुरेखा के। दिल में घबराहट थी, नई जगह थी, नए लोग थे, अनजाना शहर था, कुछ भी तो पसंद का नहीं था। भानुरेखा परिवार की खुशी के लिए मुंबई आ तो गई थी, पर हर बार उन्हें लगता कि ये मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। ना घर था, ना घर के लोग, ना दोस्त, सिर्फ काम। एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो, भारी कपड़े, ज्वेलरी, बालों में स्प्रे, यहाँ तक कि उनके बालों में विग फिट करने के लिए उनके बालों को काट कर छोटा कर दिया गया था। इधर भानुरेखा के पिता भी हिंदी फिल्मों में काम कर रहे थे, वो भी मीना कुमारी, वैजंतीमाला ऐसी दिग्गज हीरोइंस के साथ ही सबको ये भी समझ में आ रहा था कि भानुरेखा जेमिनी गणेशन की बेटी है, लेकिन बेटी को उन्होंने अपना कर नहीं रखा है। भानुरेखा लोगों के बोलने के अंदाज से, नजरों से समझ जाती थी कि उनके जीवन का कड़वा सच, नाजायज शब्द यहाँ भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है और तंज कसने के लिए किसी भाषा की जरूरत नहीं होती है। उन दिनों जब भानुरेखा की पहली फिल्म एज अ हीरोइन अनजाना सफर का मुहूर्त हुआ था, लेकिन फिल्म का नाम दो शिकारी रख दिया गया था। वहाँ भानुरेखा को हीरोइन के रूप में देखकर लोग हैरान थे। कुलजीत को तो तब लोगों ने यहाँ तक कह डाला था कि तुम अफ्रीका से आए हो, तुम्हें काली लड़कियां पसंद होगी, पर हीरोइन के तौर पर एक काली लड़की को तुम यहाँ ले आओगे, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। पर उन्हें कहाँ पता था कि उस वक्त ये लड़की कितना बड़ा इतिहास रचेगी। कुछ ही दिनों में भानुरेखा के पास और हिंदी फिल्में आ गई। फिल्म मेहमान, हसीनों का देवता और सावन भादो। फिल्म दो शिकारी की शूटिंग शुरू होती है। उस फिल्म में विश्वजीत को भानुरेखा को बाहों में भरना था। सीन तो इतना ही था, यही तय भी हुआ था। विश्वजीत भानुरेखा को बाहों में भर लेते हैं और कुछ ही देर में वो उन्हें किस करने लगते हैं। ये किस अचानक हुआ था, जो तय नहीं था, उसमें किस नहीं था। इस किस से भानुरेखा हैरान थी। किस के दौरान ना ही डायरेक्टर ने कट बोला और ना ही विश्वजीत ने उन्हें छोड़ा। तभी लोगों की सीटियां और तालियां भानुरेखा के कानों में गूंजने लगी। लेकिन इस सीन की वजह से भानुरेखा खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही थी। वो रोने लगी, आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्हें बहुत गुस्सा आया, बहुत सारे सवाल पूछना चाह रही थी, पर इतनी सी उम्र में उन्हें पता था अगर उन्होंने किसी भी तरह का कोई हंगामा किया तो उन्हें फिल्मों से बाहर निकाल दिया जाएगा और माँ के सपने पल भर में मिट्टी में मिल जाएंगे। अब भानुरेखा और मजबूत हो गई। अब वो अपने तरीके से जिंदगी जिएगी, ये उन्होंने सोच लिया और नई शुरुआत की। भानुरेखा ने कहा, मैं अपनी जिंदगी से गणेशन सरनेम का नासुर अलग करती हूँ। अब मुझे किसी सरनेम की जरूरत नहीं है। अब मैं दुनिया के लिए भानुरेखा गणेशन नहीं, सिर्फ रेखा बनूंगी, सिर्फ रेखा। रेखा खुद को मजबूत शक्ति से आगे बढ़ा रही थी, लेकिन गॉसिप रेखा का पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। उस किस के बाद रेखा की फोटो छपी मैगजीन में। रेखा को नाम दिया गया 14 साल की सेक्स किटन, जिसे पर्दे पर किस सीन देने में कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ खूबसूरत अभिनेत्रियों संग तुलना भी की गई। साथ ही साथ एक और नाम दे दिया गया, मद्रास से आई काली सावली लड़की, 35 इंच कमर वाली, अगली डबलिंग यानी भद्दी अभिनेत्री। पर इन बातों से रेखा को समझ में आ गया था कि विवाद चाहे कुछ भी हो, हर स्कैंडल, पब्लिसिटी और हर हादसा आगे बढ़ने का मौका होता है। इसी किस के वाकया के कारण नेशनल और इंटरनेशनल मैगजीन्स ने
रेखा की खबरों को मैगजीन्स के अंदर जगह दी। यहाँ तक कि रेखा ने बाद में एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि उन्हें किस का सीन पर्दे पर देने में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा बयान उन्होंने सिर्फ निर्देशक के कहने पर दिया था। और जब दो शिकारी फिल्म सेंसर बोर्ड पहुंची तो सेंसर नहीं हो रही थी क्योंकि रेखा नाबालिग थी। और बाद में जब बालिग हुई तो दो शिकारी फिल्म को रिलीज किया गया। फिल्म सावन भादो की शूटिंग भी शुरू हो गई थी। फिल्म के हीरो थे नवीन निश्चल। खूबसूरत हैंडसम नवीन निश्चल ने जब रेखा को देखा तो वो मोहन सहगल से बोल पड़े, मोहन जी ये नमूना कहाँ से उठाकर लाए हो, इतनी काली कलूटी, ये हीरोइन है क्या। हमेशा की तरह यह बात गॉसिप कॉलम का हिस्सा बनी और यहाँ तक कहा गया कि नवीन निश्चल के करियर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पर मोहन सहगल को खुद पर और रेखा पर पूरा यकीन था। उन्होंने कहा, मैंने कोई गलती नहीं की है, ये अभिनेत्री एक दिन इतिहास रचेगी। रेखा ने सरनेम से तो पीछा छुड़ा लिया था, लेकिन उनके लिए अभी भी राह आसान नहीं थी। उन्हें नवीन निश्चल के सामने उनके जैसा बनाने के लिए सर से पांव तक उनके जैसा मेकअप कर दिया जाता था। यूनिट के लोग उनके रंग को देखकर मजाक उड़ाते थे, कमेंट करते थे, पर रेखा चुपचाप अपना काम करती रहती। रात को तन्हाइयों में इन कमेंट्स के और मजाकों के जवाब ढूंढते रहती और अगली सुबह नए कॉन्फिडेंस के साथ शूटिंग पर चले जाती। सावन भादो फिल्म की शूटिंग पूरी हुई और फिर प्रीमियर रखा गया। नवीन निश्चल को सब लोग हीरो के रूप में देखकर बहुत तारीफ कर रहे थे, पर हीरोइन के रूप में रेखा को देखकर सब हैरान थे। वजह काला रंग, बढ़ा हुआ वजन और सबके चेहरे पर एक ही अजीब सा एक्सप्रेशन था। उस दिन रेखा ने जब उन लोगों के चेहरे पढ़े तो उनका दिल बैठ सा गया। लेकिन रेखा ने तो कॉन्फिडेंस का एक नकाब पहना हुआ था जो वो उतारती ही नहीं थी। उस दिन प्रीमियर में शशि कपूर भी आए थे और साथ में उनकी पत्नी थी जेनिफर। रेखा को देख शशि कपूर साहब ने हंस दिया और बोल पड़े, ये काली अभिनेत्री कैसे इंडस्ट्री में टिक पाएगी। रेखा इस बात को सुनकर कुछ नहीं बोली, लेकिन जेनिफर ने रेखा की आंखों में पढ़ लिया। वो बोली, शशि जी देखना, ये लड़की आने वाले कई सालों तक इंडस्ट्री पर राज करेगी। और सच में उस समय किसी को नहीं पता था कि रेखा स्टाइल, ग्रेस और खूबसूरती की एक इबारत बनेगी। पत्रकार भी अक्सर रेखा से बहुत खुश रहा करते थे क्योंकि उस समय रेखा ही एक ऐसी एकमात्र हीरोइन थी जो कि बिंदास होकर सारे सवालों के जवाब देती थी। फिल्म सावन भादो रिलीज हुई और मोहन सहगल का रेखा पर विश्वास जीत गया। ये फिल्म जबरदस्त हिट साबित हुई। फिल्म ने सिल्वर जुबली बनाई और रेखा इसी फिल्म के साथ रातों रात स्टार बन गई और एक के बाद एक फिल्मों की लाइन उनके सामने लगती चली गई। अब ऐसा टाइम आ गया था, रेखा तकरीबन 25 फिल्मों में एक साथ काम कर रही थी। हर रोज 2 शिफ्ट्स में वो काम करती थी। हसीनों का देवता, साज और सनम, साल 1971 में ऐसी कुछ और फिल्में रेखा की रिलीज हुई। फिल्म एक बेचारा 1972 में रिलीज हुई, जो ये फिल्म रेखा के जितेंद्र के साथ थी। उस समय जितेंद्र बहुत ही पॉपुलर और लड़कियों के पसंदीदा हीरो थे और रेखा को भी ये पंजाबी मुंडा बहुत अच्छा लगने लगा था। शूटिंग के दौरान रेखा की जितेंद्र से मुलाकातें हुई। जितेंद्र रेखा की जिंदगी में आने वाले पहले ऐसे शख्स बने जिनसे रेखा को बहुत अपनापन लगता था। जितेंद्र का प्यार से और इज्जत से बात करना, बोलने का सलीका, सब कुछ रेखा को बहुत भाने लगा था। मुलाकातों के दौरान थोड़े समय में दोनों की दोस्ती भी हो गई। पता भी नहीं चला जितेंद्र के बहुत करीब आ चुकी थी रेखा और उनके साथ अपना फ्यूचर भी देखने लगी। लॉन्ग ड्राइव पर जाते, डिनर करते, सब कुछ जैसा रेखा ने सोचा था वैसे ही होते जा रहा था। रेखा और जितेंद्र के नजदीकी के किस्से अब फिल्म इंडस्ट्री में गूंजने लगे थे और मीडिया रेखा के बिंदास बयानों को सुर्खियों के साथ छापने भी लगी थी। सब जानते थे रेखा ही ऐसी अदाकारा है जो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बारे में खुलकर बोलती है। पर रेखा की ये खुशी ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकी। दरअसल जितेंद्र की एक गर्लफ्रेंड थी जिनका नाम था शोभा। शोभा एक एयर होस्टेस थी। जितेंद्र कुछ समय के लिए रेखा के करीब तो आए थे, पर अपनी गर्लफ्रेंड शोभा को वो छोड़ना नहीं चाहते थे। वो शोभा से शादी करना चाहते थे। यहाँ ट्रायंगल स्टोरी बन गई और इसी कारण रेखा और जितेंद्र में झगड़े होने लगे। और अब बात यहाँ तक पहुँच गई, अनोखी अदा की शूटिंग साथ में करते तो थे, लेकिन शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। रेखा का प्यार में पहली बार ही दिल टूटा था। उस वक्त उन्हें यह एहसास भी नहीं था कि जिंदगी उन्हें एक बार नहीं कई बार इस मोड़ पर लाके खड़ा करेगी। रेखा ने एक के बाद एक कई फिल्में साइन की और खास बात यह भी रही कि वो सभी बड़े बड़े स्टार के साथ उनकी एज अ हीरोइन के रूप में वो फिल्में आई। विनोद खन्ना, राजेंद्र कुमार, सुनील दत्त, धर्मेंद्र, सुपरस्टार राजेश खन्ना। रेखा ने जो सपने जितेंद्र के साथ देखे थे वो अब मिट्टी के महल की तरह
ढह चुके थे। पर एक इंसान रेखा की जिंदगी में आया जो खुश मिजाज था और गर्म जोशी से भरा था। उन्होंने रेखा के टूटे दिल पर जोड़ने में कामयाबी पाई और उनका नाम था विनोद मेहरा, जो कि जाने माने अभिनेता रहे। पहली बार विनोद मेहरा और रेखा ने फिल्म ऐलान में साथ में काम किया था, जो साल 1971 में रिलीज हो चुकी थी। दोनों जल्दी दोस्त बन गए और उनको प्यार भी हो गया। विनोद मेहरा की एक खास बात थी कि उनके जीवन में रेखा के अलावा और कोई नहीं था। वो ईमानदार प्रेमी की तरह रेखा से बहुत प्यार करते थे। रेखा विनोद मेहरा के साथ खूबसूरत जिंदगी जी रही थी। रेखा के बिंदासपन की वजह से रेखा ने विनोद मेहरा के साथ रिश्ते के बारे में सबके साथ खुलकर बात की थी और ये बताया था कि हम दोनों साथ हैं। उन दिनों रेखा में काम करने की समझदारी तो थी, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि मीडिया में उनके द्वारा कही गई बातों को किस तरह से पेश किया जाएगा और इसका उनकी पर्सनल लाइफ पर कितना असर पड़ेगा। रेखा ने उस वक्त दिए 2 बयानों ने तो तहलका ही मचा दिया था। रेखा की बायोग्राफी रेखा कैसी ये पहली जिंदगानी, इस किताब में 2 बयान उन्होंने छापे। उसमें से पहला बयान है, आप एक मर्द के करीब, बेहद करीब तब तक नहीं जा सकते जब तक कि आप उसके साथ सेक्स नहीं कर लेते। और ये एक इत्तेफाक है कि मैं आज तक प्रेग्नेंट नहीं हुई। शादी से पहले सेक्स बहुत ही स्वाभाविक है। जो लोग ये कहते हैं कि सब कुछ शादी के बाद हो तो ये सब बकवास है। कम उम्र में दिए गए ये बयान नासमझी की निशानी थे। रेखा की छवि अब बहुत ही बोल्ड अभिनेत्री की छवि बन गई थी। बिंदास अल्लड़पन में दिए बयान रेखा की जिंदगी में कितना तूफान मचाएंगी, रेखा ने ये कभी सोचा भी नहीं था। रेखा को छोटी सी उम्र में बड़ी जिम्मेदारी दे तो दी गई, पर उनका चंचल मन कभी भी इन बातों से ऊब जाया करता था। वो कई बार शूटिंग से बंक मार लेती थी और तो और देर से आना, बिना बताए सेट से चले जाना। वो कहती थी कि शूटिंग मेरे लिए किसी कॉलेज की तरह है, कभी भी आओ कभी भी जाओ। तो जब रेखा अपने बयानों और लापरवाही के चलते खुद को घेरा पाती तो विनोद मेहरा उन्हें बचाने के लिए हमेशा आगे आते थे। विनोद मेहरा ऐसे शख्स थे जो रेखा की ईमानदारी और खुले विचारों वाली शख्सियत से बहुत प्यार करते थे और रेखा से शादी करना चाहते थे। और रेखा भी इस रिश्ते से बहुत खुश थी, पर ना खुश थी विनोद मेहरा की माँ कमला मेहरा। कमला मेहरा अपने बेटे के लिए एक घरेलू बहू लाना चाहती थी, पर रेखा की इमेज तो बिल्कुल ही अलग सी थी। रेखा के नासमझी में दिए बोल्ड बयान और उनके पिता का उन्हें ना अपनाना, इन्हीं वजहों से विनोद मेहरा की माता कभी भी रेखा को स्वीकार नहीं करना चाहती थी। विनोद मेहरा के कहने पर रेखा ने कमला मेहरा को मनाने की कोशिश की। रेखा विनोद मेहरा के घर आती और वहाँ वक्त बिताती, लेकिन रेखा के किरदार जो बोल्ड थे और उनके बयानों ने कमला मेहरा के इरादों को और मजबूत बना दिया था। विनोद मेहरा अब कश्मकश में फंस गए थे। करे तो क्या करे, अपनी माँ को रेखा के लिए कैसे समझाए। वही रेखा को भी अब लगने लगा था कि विनोद मेहरा कहीं उन्हें छोड़कर चले ना जाए। इस कसमसाहट में दोनों के बीच में अनबन हुई और रेखा को लगने लगा कि अब रिश्ता खत्म हो जाएगा और ये गम रेखा सहन नहीं कर पाएगी। उन्हें लगा इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। तभी रेखा ने कॉकरोच मारने की दवाई खा ली। ये तो अच्छी बात रही कि समय के रहते उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जिससे रेखा की जान बच पाई। पर यह खबर आग की तरह फैल गई कि रेखा ने कॉकरोच मारने की दवाई खा ली। जिनकी भी फिल्में रेखा ने साइन की थी वो सभी पुष्पावली से मिलने के लिए उनके घर पर आके रेखा का हालचाल पूछने लगे। तभी विनोद मेहरा और रेखा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। रेखा ने कहा, मैंने कोई भी दवाई नहीं खाई है, वो तो गलती से उपमा में मैंने एक कॉकरोच खा लिया था जिससे मेरी तबीयत खराब हो गई थी। और ये बयान उस वक्त मीडिया और बाकी सब लोगों को बड़ा बेतुका सा लगा था। किसी ने भी इस बात पर विश्वास नहीं किया था, पर विनोद मेहरा तो जानते थे कि सच क्या है। उन्होंने तब रेखा को विश्वास दिलाया कि वो उन्हें कभी छोड़कर नहीं जाएंगे और वो जल्द ही शादी भी कर लेंगे। अब ये तय हुआ कि शादी करके ही विनोद मेहरा अपनी माँ के पास जाएंगे। तब तो माँ को ये रिश्ता स्वीकार करना ही होगा। मौसमी चटर्जी के पति ने शादी की तैयारियां की और ये शादी हुई कोलकाता के पार्क सर्कल इलाके में एक मंदिर में। रेखा इस बात से बहुत खुश थी कि उनकी शादी हो रही है, क्योंकि इस नए रिश्ते से अतीत के कड़वे शब्द और नाजायज शब्द से पीछा छूट जाएगा। अब वो मिसेस रेखा मेहरा बनेगी। ये बात सोचकर ही रेखा बहुत खुश थी। उन्हें अपने करियर की कोई परवाह ही नहीं थी, बस वो बहुत खुश थी, बहुत खुश। दोनों कोलकाता से बॉम्बे यानी अपने घर यानी विनोद मेहरा के घर पहुंचे। माँ से जैसी मुलाकात हुई तो जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल ना हुआ। वहाँ मौजूद एक फिल्म मेकर के मुताबिक जैसे ही रेखा ने उनकी माँ के पैर छुए तो उन्हें धक्का दे दिया गया और विनोद मेहरा की माँ रेखा को चीख चीख कर भला बुरा कहने लगी। विनोद मेहरा जितनी अपनी माँ को समझा रहे थे वो उतना ही ज्यादा गुस्सा होते जा रही थी।
यहाँ तक कि चप्पल लेकर वो रेखा की तरफ दौड़ भी पड़ी थी। आसपास के लोग जमा होने लगे थे। विनोद मेहरा इस स्थिति को संभालने में नाकामयाब रहे और हार कर विनोद मेहरा ने रेखा से कहा कि अभी तुम घर चली जाओ। ये सुनकर रेखा का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उन्हें विनोद मेहरा से ऐसे व्यवहार की कल्पना भी नहीं थी। वो अपने आप को ठगा सा महसूस करने लगी। आंखों में अब सपनों की जगह आंसुओं का सैलाब उमड़ रहा था। रेखा घर आ गई, पर रिश्ते को जो नाम मिल रहा था उसकी खबर किसी को भी नहीं थी। रेखा की पर्सनालिटी किसी को कैसी भी लगती हो, पर अपने दिल की बात वो सबको बता दिया करती थी और इस बात से बेखबर रहती थी कि अपना दिल खोलकर सुनाने का क्या नतीजा होगा। मीडिया को गॉसिप मिलती गई और अपने बिंदास पर्सनालिटी के साथ रेखा फिल्मों में काम करती रही। रेखा के फिल्मों से ज्यादा उनके बयान और रोमांस के चर्चे हुआ करते थे। रेखा का हर छोटा किस्सा मैगजीन की शान हुआ करता था। उन दिनों रेखा की एक दोस्त थी, उनका नाम था योगिता बाली। वो भी एक अभिनेत्री थी। जीवन के बेटे किरण कुमार योगिता बाली को डेट कर रहे थे। वो अक्सर उन्हें कहा करते कि रेखा से दूर रहा करो। उन्हें रेखा और योगिता बाली का साथ अच्छा नहीं लगता था, लेकिन आगे चलकर ऐसा कुछ हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये कब हुआ, कैसे हुआ, कुछ पता नहीं, लेकिन थोड़ी ही समय में किरण कुमार खुद रेखा को डेट करने लगे थे। रेखा और किरण कुमार के अफेयर के चर्चे अब अखबारों की सुर्खियां बनने लगे थे। जब योगिता बाली को इन खबरों के बारे में पता चला तो उन्होंने सिर्फ रेखा पर ही इल्जाम नहीं लगाया, बल्कि योगिता बाली ने कहा अगर किरण कुमार और रेखा दोनों साथ में है तो केवल रेखा की गलती नहीं है, इसमें दोनों का दोष है। अब रेखा की जिंदगी में एक नए शख्स की एंट्री हो चुकी थी जिनका नाम है किरण कुमार। और पहले किरण कुमार को किन किन नामों से पुकारा करती थी रेखा। किरण कुमार उनके प्यार में गिरफ्तार होकर अक्सर उन्हें मिलने सेट पर पहुंच जाया करते थे। फिल्मी पार्टियों में भी साथ में नजर आने लगे थे। फिल्म सेट्स की बात करें तो रेखा का घंटों इंतजार होने लगा था, क्योंकि वो तो प्यार में गिरफ्तार थी, कोई समय का ठिकाना ही नहीं था। सही मायने में रेखा को देखकर यही लगता था कि वो फिल्मों में काम करती है, क्योंकि ये उनकी जिम्मेदारी का अहम हिस्सा है और क्योंकि उन्होंने तवज्जो ज्यादा हमेशा अपने प्यार को दी थी। वो एक रिश्ता जीना चाहती थी, एक ऐसा रिश्ता जो उनके एहसासों को समझ सके और प्यार को शादी के बंधन में बांध सके। किरण कुमार से उन्होंने प्यार तो किया, पर किरण उस प्यार का अधिकार देने में नाकामयाब साबित हुए। किरण कुमार जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन के बेटे थे। जीवन को रेखा का अतीत पता था और उन्हें यह भी पता था कि रेखा जेमिनी गणेशन की नाजायज औलाद है और अक्सर रेखा के बोल्ड बयानों को उन्होंने सुना था। यही कारण रहे कि जीवन की नजरों में रेखा की छवि बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही। वो ऐसी बहू बिल्कुल भी लाना नहीं चाहते थे। फैसला हो चुका था कि किरण कुमार की शादी रेखा के साथ नहीं होगी। रेखा की जिंदगी में भले ही प्यार नया हो, लेकिन फैसला वही पुराना था। रेखा को फिर से सुनना पड़ा, नहीं, नो। दिल पर जख्म रेखा के तो बहुत हुए थे, लेकिन पहले से अब कहीं ज्यादा थे। विनोद मेहरा ने रेखा के लिए अपने परिवार को समझाया भी था, बहुत कोशिश भी की थी, पर किरण कुमार ने ऐसी कोई कोशिश भी नहीं की और वो रेखा से दूर हो गए। रेखा ने अपने रिश्तों को बहुत कुछ दिया, करियर की परवाह तक नहीं की, हर मुमकिन कोशिश की अपने उन रिश्तों को बचाने की जिन्हें वो चाहती थी। रेखा के अफेयर भले ही लोगों के लिए गॉसिप का हिस्सा बने हो, मगर रेखा ने सच में इन रिश्तों के लिए अपनी आत्मा तक लोगों को सौंप दी थी। पर हर बार उन्हें उस गलती की सजा मिली जिसकी वो हकदार नहीं थी। समाज ने उनके लिए वो सजा मुकर्रर कर रखी थी जो एक कहती थी तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन तुम गलत हो। वो शब्द नाजायज जो रेखा के कानों में पिघले शीशे की तरह समा जाता था, नाजुक से दिल को छलनी कर देता था। रेखा इन बातों से बहुत परेशान थी, लेकिन दूसरी ओर फिल्मों में बहुत अच्छा काम चल रहा था। साल 1972 से लेकर 1973 तक रेखा की तकरीबन 16 फिल्में रिलीज हुई। 1973 की फिल्म कीमत और कहानी किस्मत की, इन दोनों फिल्मों में इनकी जोड़ी धर्मेंद्र के साथ नजर आई। दोनों फिल्में सुपरहिट साबित हुई। सभी डायरेक्टर प्रोड्यूसर धर्मेंद्र और रेखा की इस जोड़ी को भविष्य की सुपरहिट जोड़ी के तौर पर देखने लगे। साल 1973 में रेखा की और एक फिल्म आई, नमक हराम। इसमें इनके साथ सुपरस्टार राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन थे, लेकिन अमिताभ बच्चन का रेखा के साथ इस फिल्म में एक भी सीन नहीं था। फिर रेखा ने 1974 में अमिताभ बच्चन के साथ दुनिया का मेला ये फिल्म साइन की। ये फिल्म अमिताभ बच्चन ने एज अ हीरो के तौर पर साइन की थी, पर उन दिनों अमिताभ बच्चन का शुरुआती दौर था और वो अच्छा नहीं था। निर्माता को लगा कि अमिताभ बच्चन हमारी इस फिल्म के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, तो उन्होंने रेखा की जोड़ी संजय खान के साथ बना दी और अमिताभ बच्चन को फिल्म से बाहर कर दिया। हालांकि इस फिल्म का एक गाना था तौबा तौबा, जो कि अमिताभ बच्चन का रेखा के साथ शूट हुआ था, लेकिन इसके पहले 1972 लेकर आया मुंबई में अपना फ्लैट। रेखा ने अपना खुद का फ्लैट खरीदा और उसी बिल्डिंग में खरीदा जहां जया बहादुरी रहती थी। एक ही बिल्डिंग में रहने लगे। इस कारण जया बहादुरी और रेखा की आपस में बहुत मुलाकातें होने लगी। रेखा जया बहादुरी को प्यार से दीदी कहकर बुलाती थी। अमिताभ बच्चन और जया बहादुरी उस वक्त बेहद करीब आ चुके थे। उन दिनों अमिताभ बच्चन फिल्मों में हिट नहीं थे, पर जया बहादुरी की फिल्मों में बहुत बड़ी जगह थी। कहा जाता है कि उस वक्त जया बहादुरी ने अमिताभ बच्चन को बहुत साथ दिया था। वो अधिकतर डायरेक्टर प्रोड्यूसरों से अमिताभ बच्चन की सिफारिश किया करती थी। अभिनेता महबूब के भाई थे अनवर और वो अमिताभ बच्चन के बहुत करीबी दोस्त थे। अक्सर
अक्सर वो अमिताभ बच्चन और जया बहादुरी को लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाते थे। दिलचस्प बात ये थी कि रेखा भी उन्हीं के साथ उस कार में होती थी। ये सब एंजॉय करते थे। जया बहादुरी रेखा को बहुत प्यार करती थी और अच्छी सलाह दिया करती थी। मतलब यूं कहो दोनों बहनों की तरह रहा करती थी। एक इंटरव्यू में जया बहादुरी को जब एक सवाल किया गया तब जया बहादुरी ने कहा, रेखा एक अभिनेत्री के तौर पर खुद को गंभीरता से नहीं लेती है। जया का ये कमेंट रेखा को अच्छा नहीं लगा। साल 1973 में एंग्री यंग मैन को लेकर आई थी फिल्म जंजीर। ये प्रकाश मेहरा की फिल्म थी और अमिताभ बच्चन की कई फिल्मों के बाद ये ऐसी फिल्म थी जिससे अमिताभ बच्चन रातों रात स्टार बन गए थे। ये फिल्म सुपर टुपर हिट साबित हुई और इस फिल्म के हिट होते ही अमिताभ बच्चन और जया बहादुरी ने शादी कर ली। पर यहाँ पर यह बात गौरतलब रही कि जया ने रेखा को शादी में नहीं बुलाया, जबकि दोनों एक ही बिल्डिंग में रहती थी। तब रेखा को यह बात बहुत ज्यादा बुरी लगी और हर बार की तरह मीडिया को उन्होंने अपनी बात खुलकर बताई। रेखा ने कहा, जया को मैं अपनी बहन की तरह मानती थी, वो मुझे प्यार से सलाह भी देती थी। अब लगता है कि वो सबको सलाह देती है, सब पर वो हावी होना चाहती है। जब तक उनका फायदा हो वो साथ रहती है। उनके साथ मेरा अच्छा दोस्ताना था, प्यार भरी बातें होती थी, फिर भी मुझे अपनी शादी में बुलाना जरूरी नहीं समझा। अमिताभ बच्चन सुपरहिट जंजीर के बाद सुपरहिट दीवार फिल्म कर चुके थे। फिल्म इंडस्ट्री में हर तरफ अमिताभ बच्चन के चर्चे होने लगे थे। सबसे खास बात अनुशासन की जाती थी। वो एक पल भी शूटिंग पर लेट नहीं पहुंचते थे। शूटिंग पर आने के बाद बड़ी लगन से अपनी लाइंस को याद करते थे, डायरेक्टर से अपना सीन समझते थे और बेहद सलीके के साथ पेश आते थे। शूटिंग खत्म होने के बाद ना ड्रिंक्स लेते थे, ना पार्टी में जाते थे, सीधे अपने घर लौट कर जाते थे और अगले दिन फिर समय पर शूटिंग पर हाजिर हो जाते थे। डायरेक्टर गुहा ने एक अलग फिल्म डायरेक्ट करने की सोची। उसमें एक ऐसी महत्वाकांक्षी महिला का किरदार था जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने पति के अमीर दोस्त के साथ मिलकर पति को मरवाना भी मुनासिब समझती है। इस रोल के लिए कई एक्ट्रेसेस ने मना कर दिया था। जब रेखा से इस रोल के लिए बात की गई तो रेखा ने भी मना कर दिया। गुहा ने तब समझाया कि रेखा, इसमें मुख्य किरदार आप ही का है और इस रोल के लिए आपको हमेशा के लिए याद किया जाएगा। इस बात पर गौर करते हुए रेखा मान गई। लेकिन असली वजह यह भी रही थी कि अब तक रेखा ने बहुत सारी फिल्मों में काम किया था जिनमें कई सुपरहिट फिल्में भी थी, पर उनकी एक्टिंग को कभी गंभीरता से नहीं लिया गया था। इस फिल्म में इनके पति का रोल निभा रहे थे अमिताभ बच्चन और दोस्त के रोल में थे प्रेम चोपड़ा। रेखा तो अमिताभ बच्चन को पहले से जानती थी। तब अमिताभ बच्चन के काम के कारण हर कोई उनके गुण गा रहा था। रेखा को भी पता नहीं चला कि कब वो अमिताभ बच्चन की तरफ खींचने लगी थी। रेखा का ध्यान अक्सर अमिताभ बच्चन पर लगा रहता। वो फिल्म की शूटिंग के लिए भी नर्वस होने लगी थी। वही अब डायरेक्टर्स को भी चिंता होने लगी थी कि दो विपरीत दिशा वाले स्टार्स कैसे एक साथ फिल्म में शूटिंग कर सकते हैं। अमिताभ बच्चन समय के पाबंद थे, वही रेखा पाबंदी से कोसों दूर। अमिताभ जहां एक्टिंग को लेकर बहुत सीरियस, वही रेखा मस्त बिंदास बेपरवाह। एक्टिंग से बंक मारना, को एक्टर को इंतजार करवाना, ये सब रेखा के गुण थे। सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ ही शूटिंग क्यों ना हो, हर हाल में मस्त रहती थी, सबको इंतजार करवाती थी। पर अब जो होने वाला था उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अमिताभ बच्चन अपने काम के प्रति इतना समर्पण, ईमानदारी, अनुशासन, सब बातों ने रेखा का दिल जीत लिया था। इसी कारण अब रेखा शूटिंग पर सुबह 6 बजे पहुंच जाती थी। अपने किरदार को डायरेक्टर साहब से समझती थी और अमिताभ बच्चन के सामने बेहद कंट्रोल में रहती। मजाकिया और बिंदासपन छोड़कर अब रेखा बहुत ही सहज होकर सोच समझकर बोलने लगी थी। फिल्म की शूटिंग कोलकाता में हुई थी। अभिनेता बनने से पहले अमिताभ बच्चन कोलकाता में नौकरी कर चुके थे। कोलकाता शहर को अच्छी तरह से समझते थे और शूटिंग के दौरान जब अमिताभ बच्चन यहाँ वहाँ की बातें करते थे, रेखा एक टक बस अमिताभ बच्चन की बातों को सुना करती थी। ऐसे रेखा अमिताभ बच्चन से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो रही थी। अपना स्वभाव भूलकर बिल्कुल अमिताभ बच्चन की जैसा सोचने लगी थी और उसका असर उनके फिल्मी करियर पर भी पड़ा। दो अनजाने फिल्म साल 1976 में रिलीज हुई। इस फिल्म की जमकर तारीफ हुई। सबसे ज्यादा फायदा रेखा को हुआ क्योंकि इस फिल्म के बाद पहली बार उन्हें एक गंभीर अभिनेत्री के तौर पर गिना गया। पहली बार इस फिल्म में उनकी ग्लैमर की नहीं बल्कि उनके अभिनय की तारीफ हुई। फिल्म मैगजीन्स ने पहली बार रेखा के अभिनय की जमकर तारीफ की। रेखा ने इस तारीफ का पूरा हकदार अमिताभ बच्चन को माना और उनके प्यार में गिरफ्तार होने लगी। जो कभी खुद के लिए सोचती भी नहीं थी, अब सोचने लगी थी। अब खुद को उन्हें अंदर से ही नहीं बल्कि बाहर से भी बदलना है और यह कोशिश शुरू हो चुकी थी। डाइटिंग से शुरुआत हुई। कई महीने सिर्फ दूध पिया, डाइटिंग की और कई शक्तियों को खुद पर लागू किया। शरीर पर 1 इंच भी चर्बी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि रेखा वो पहले ऐसी नायिका रही जो योगा और एरोबिक्स का ट्रेंड इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में लेकर आई। रेखा को अब मेकअप का मतलब भी समझना था क्योंकि इससे आपके किरदार पर बहुत फर्क पड़ता है। हर बार अलग मेकअप की तकनीक आपको अलग रूप देती है। ये सब बातें जानना चाहती थी रेखा, इसलिए रेखा लंदन गई, बाकायदा मेकअप की ट्रेनिंग ली, कोर्स किया और फिर लौट कर आई। और यहाँ यह बात गौरतलब है, जानी मानी अभिनेत्री मीना कुमारी के मेकअप मैन रामदादा मीना कुमारी के बाद अब रेखा के मेकअप मैन हुआ करते थे और अंत समय तक वो रेखा के साथ जुड़े रहे।
रेखा 1 साल में बिल्कुल बदल चुकी थी। अभिनय में संजीदगी, चेहरे पर बेहद खूबसूरती, उनका यह नया लुक सबको हैरान कर रहा था। अपने मेकओवर का श्रेय अमिताभ बच्चन को दिया। वो अधिकतर अमिताभ बच्चन की अपनी जिंदगी में अहमियत की बातें किया करती थी। रेखा कहती थी, ये मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव है। मैंने उनसे समय की इज्जत करना सीखा, चुप रहने की ताकत जानी है, अनुशासन, एकाग्रता और पेशेवर रुख आजमाना ये सीखा है। उन्होंने मेरी जीवन शैली और व्यवहार को बदल दिया है। मैं अब शाकाहारी हो गई हूँ और मैंने खतरनाक ढंग से जीना छोड़ दिया है। पर रेखा की एक बात पर भी अमिताभ बच्चन ने कोई जवाब नहीं दिया, ना ही कमेंट किया। पर मीडिया को तो इन खबरों का जबरदस्त मसाला मिल चुका था। रेखा और अमिताभ बच्चन की अफेयर की खबरें फिल्मी मैगजीन्स की शान हुआ करती थी। यहाँ तक कि एक टाइम ऐसा रहा जब इंदिरा गांधी परिवार के नजदीकियों की वजह से अमिताभ बच्चन पर यह इल्जाम लगे कि आपातकाल के दौरान अमिताभ बच्चन ने कुछ फिल्मी पत्रिकाएं बंद करवाने की कोशिश की थी। आपातकाल खत्म होने के बाद इन्हीं मैगजीन्स ने अमिताभ बच्चन को अपनी मैगजीन्स में छापना बंद कर दिया। अमिताभ बच्चन की कोई भी फोटो, इंटरव्यू, फिल्म के बारे में कभी भी उन मैगजीन्स में नहीं लिखा जाता था। खैर, अमिताभ बच्चन भी कहाँ चुप रहने वाले थे। उन्होंने इस बात का करारा जवाब दे दिया। अमिताभ बच्चन ने मैगजीन्स को अपनी जिंदगी से ही नहीं बल्कि फिल्मी सेट्स पर भी इन मैगजीन्स वालों के आने जाने पर पाबंदी लगा दी। अमिताभ बच्चन का करियर इन दिनों आसमान की ऊंचाइयां छू रहा था। वही अमिताभ बच्चन और रेखा के अफेयर की चर्चे भी आम हो चुके थे। पर मैगजीन्स को इन मसाले की खबरें तो छापनी ही थी। अमिताभ बच्चन का नाम लेकर तो नहीं छाप सकते थे, इसीलिए कभी लंबू जी, कभी सुपरस्टार, कभी वो, इन नामों के साथ रेखा के नाम जोड़े गए और खबरें छापी गई। रेखा इन खबरों के छापे जाने से तो बहुत खुश थी, क्योंकि उन्हें ये खबरें अमिताभ बच्चन के करीब होने का एहसास करवाती थी। खून पसीना, आलाप और ईमान धर्म, ये कुछ ऐसी फिल्में रही जिनकी शूटिंग शुरू हो चुकी थी। इन फिल्मों में अमिताभ बच्चन और रेखा साथ साथ थे। रेखा खुलकर प्यार का इजहार करती, प्यार में डूबी रही थी। रेखा ने तो एक बार ये तक कह दिया था कि जब मैं प्यार करती हूँ तो मैं पूरी तरह से प्यार करती हूँ। हर घंटे, हर मिनट मैं उन्हीं के बारे में सोचती हूँ। 24 घंटे वो और केवल वो, वही मेरे ख्यालों में छाए रहते हैं। और अगर उन्होंने मुझे कभी कहा कि मैं फोन करूंगा और वो नहीं करते हैं तो मुझे लगता है मुझ पर आसमान टूट गया है। रेखा के ये सनसनीखेज इंटरव्यू अमिताभ बच्चन के साथ उनकी मोहब्बत को हवा दे रहे थे। उन्हीं दिनों जयपुर में एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी जिसका नाम था गंगा की सौगंध। बहुत सी भीड़ वहां पहुंच चुकी थी अपने अपने पसंदीदा सितारों को देखने के लिए। तभी भीड़ में से एक इंसान रेखा का नाम लेकर गंदे कमेंट्स कर रहा था। उसे बार बार प्रोडक्शन की तरफ से चेतावनी दी गई और ऐसा ना करने के लिए कहा गया, लेकिन वो आदमी नहीं माना। ऐसे में शांत प्रवृत्ति और सलीके के साथ रहने वाले मशहूर अभिनेता अमिताभ बच्चन ने अचानक अपना आपा खो दिया और उस शख्स की जमकर सबके सामने ऐसी धुलाई कर दी कि सब के सब देखते रह गए। अमिताभ बच्चन के इस व्यवहार ने अब मीडिया में भी सनसनी मचा दी। सबका एक ही सवाल कि ऐसा क्या है कि अमिताभ बच्चन ने अपना आपा खो दिया। 1977 जब आया तो रेखा की तकरीबन 11 फिल्में रिलीज हुई। राम भरोसे, कच्चा चोर, फरिश्ता या कातिल, ऐसी कई फिल्में आई। साल 1977 में एक खास बात यह भी रही कि फरिश्ता और कातिल में रेखा के साथ काम किया शशि कपूर ने। रेखा का समय अब काफी बदल चुका था और शशि कपूर का नजरिया भी रेखा की खूबसूरती और टैलेंट को देखकर बदल गया था। शशि कपूर अब रेखा की तारीफ कर रहे थे और उनके साथ काम भी कर रहे थे। रेखा उनकी पसंदीदा हीरोइन बन चुकी थी। फिल्म आलाप, ईमान धर्म दोनों फिल्में नहीं चली। वजह, फिल्मों में दर्शक अमिताभ बच्चन और रेखा का रोमांस देखना चाहते थे, लेकिन उन्हें वो नहीं मिला। लोगों की दीवानगी की वजह यह थी कि लोग इनकी अफेयर की खबरें अक्सर पढ़ते थे और वो यह सब फिल्मों में देखना चाहते थे। फिल्म खून पसीना जब रिलीज हुई तो दर्शकों की मुराद भी पूरी हो गई। दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने बेशुमार प्यार दिया। इधर रेखा की फिल्म साइन करने की तो स्पीड वही थी जो हमेशा से रही। वो बहुत सारी फिल्में साइन करते जा रही थी। दो अनजाने फिल्म ऐसी थी जिसमें इनकी अदाई की बारीकी पूरी दुनिया के सामने रख दी थी। लेकिन एक फिल्म आई थी घर। इस फिल्म की बात ना हो तो रेखा की फिल्मी करियर की बातें अधूरी रह जाएगी। गुलजार के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म घर जो सुपरहिट रही थी। इस फिल्म में रेखा ने अभिनय अदायकी का ऐसा मकाम बनाया कि ये फिल्म रेखा के लिए मील का पत्थर साबित हुई। इस फिल्म में विनोद मेहरा के साथ बहुत ही जबरदस्त केमिस्ट्री रही। गुलजार ने रेखा का काम देखकर कहा था कि रेखा की कामगिरी ऐसी है कि वह किरदार को लिबास की तरह पहन लेती है और ये काबिलियत बड़ी मुश्किल से आती है। फिल्म घर में रेखा और विनोद मेहरा के रोमांटिक सीन ऐसे थे कि जिनकी चर्चाएं रुक नहीं रही थी। सब ने यही सोचा कि दोनों पहले रिलेशनशिप में रह चुके हैं, इसी वजह से फिल्म में ऐसा दिखाया गया हो। पर रेखा के बयान ने तस्वीर ही उलट कर रख दी। रेखा ने अपनी जबरदस्त रोमांटिक सीन्स की जबरदस्त केमिस्ट्री में अमिताभ बच्चन का नाम शामिल कर दिया। रेखा ने कहा, स्क्रीन पर मेरे रोमानी दृश्यों में सच्चाई इसलिए नजर आई
क्योंकि मैंने मन ही मन ये मान लिया था कि मेरे सामने विनोद मेहरा नहीं बल्कि वो है। अमिताभ बच्चन ने हमेशा की तरह इन बातों पर भी कोई जवाब नहीं दिया और वो हमेशा इस फर्जी रिश्ते से इनकार करते रहे जो सालों से वो करते आ रहे थे। साल 1978 आई तो फिल्म आई मुकद्दर का सिकंदर और कसमे वादे। दोनों ही फिल्में हिट रही। अमिताभ बच्चन के साथ इन दोनों ही फिल्मों में रेखा ने एक तवायब का रोल निभाया था। सलाम इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, इस गाने ने धमाल मचा दिया था और इसके बाद रेखा और अमिताभ बच्चन की रोमांस की खबरें और उड़ना शुरू हुई। रेखा की तरफ से बहुत बार ऐसे ऐसे बयान आए जिनको सुनकर हर कोई उनकी बातों पर विश्वास करने लगा। बहुत से लोग ये भी सोचने लगे थे कि ये प्यार एक तरफा है, क्या इन बातों में कोई सच्चाई है या नहीं। कई पत्रिकाओं ने तो ये भी लिखा रियल लाइफ में रेखा की मोहब्बत सिर्फ छलावा है, ये सब रियल लाइफ केमिस्ट्री का नतीजा है। और कई लोगों ने तो ये भी माना जहाँ इतना धुआं है वहाँ कोई न कोई चिंगारी तो जरूर होगी। ये खबरें चलती रही। रेखा ने छिपकर खुलकर सभी तरीकों से अपनी मोहब्बत का इजहार किया, पर अमिताभ बच्चन ने कभी भी कोई भी कमेंट नहीं किया। खैर, अब इन बातों से तंग आ चुकी थी जया बच्चन। उन्होंने फैसला लिया और अमिताभ बच्चन को सुना दिया कि अब तुम कोई भी फिल्म में आगे से रेखा के साथ काम नहीं करोगे। जब मुकद्दर का सिकंदर रिलीज हुई उसके बाद रेखा को पता चला कि अमिताभ बच्चन ने निर्माताओं को अब रेखा के साथ काम ना करने के लिए कह दिया है। उन्होंने मना कर दिया है कि आगे से वो अब रेखा के साथ कोई भी फिल्म में काम नहीं करेंगे। रेखा ने इस बात पर यही कहा कि उन्होंने मेरे सिवा सबको बता दिया कि वो मेरे साथ काम नहीं करेंगे, पर मुझसे इस बारे में बात क्यों नहीं की। तब मैंने उनसे कहा तो वो मुझसे बोले इस मुद्दे पर मैं एक शब्द भी नहीं कहूँगा, मुझसे इस बारे में मत पूछो। रेखा यहाँ ये बात भी कहती है उनके इस फैसले से मेरा दिल टूट गया था। मैं बहुत दुखी रहने लगी थी और करीब करीब पूरी तरह से टूट चुकी थी। उन्हीं दिनों फिल्म खूबसूरत पर काम चल रहा था, उनकी शूटिंग चल रही थी, तो उन्होंने अपना पूरा ध्यान फिल्म की शूटिंग पर लगा दिया ताकि ध्यान हट सके। साल 1979 में रेखा की फिल्म आई कर्तव्य। एक बार फिर इनकी जोड़ी धर्मेंद्र के साथ थी। लोगों ने इनकी जोड़ी को बहुत पसंद किया। इसमें एक बोल्ड गाना था दूरी ना रहे कोई, और लोगों ने इस गाने को बहुत पसंद किया। तो ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री के बजाय दोनों की नजदीकी के किस्से लोगों ने छाप दिए। पर रेखा का सारा ध्यान तो अमिताभ बच्चन पर था, ना कि धर्मेंद्र पर। रेखा अब अमिताभ बच्चन के साथ काम नहीं कर रही थी और उन्होंने इस दर्द की वजह जया बच्चन को बताया। और एक दिन अवार्ड फंक्शन में रेखा ने ये लाइंस पढ़ी, मैंने तुम्हारी तरफ देखा, तुमने मुंह फेर लिया, तुम्हें लग रहा है तुम बुरे हालात में हो, लेकिन क्या तुम देख नहीं सकते मेरे हालात तो और भी बदतर है। माना कि तुम्हारी निगाहों में दर्द है, मगर क्या तुम उन जख्मों को नहीं देख पा रहे हो जो मेरी दिल की गहराई में पेबस्त है। वो तुम्हें चुभन भरी देखने वाले दर्द से कहीं ज्यादा गहरे घाव है। इसके बाद अमिताभ बच्चन के साथ रेखा की 2 फिल्में रिलीज हुई। साल 1979 में ये दोनों फिल्में आई, मिस्टर नटवरलाल और सुहाग। एक गाना था परदेसी या सच है पिया। इस गीत को दर्शकों ने देखकर कहा कि रेखा ने अपनी मोहब्बत का इजहार खुलकर सबके सामने कर दिया है। फिर साल 1980 जब आया तो 22 जनवरी को नीतू सिंह और ऋषि कपूर की शादी थी। यहाँ भी रेखा का एक नया अवतार लोगों ने देखा और देखकर चौंक गए। रेखा ने जब शादी में एंट्री ली तो सारे कैमरे रेखा की तरफ घूम गए। वजह रेखा का नया लुक, चेहरे पर बड़ी लाल सुर्ख बिंदी और मांग में था सिंदूर, हर जगह कानाफूसी। रेखा ने शादी कर ली क्या? दुल्हा दुल्हन को बधाई देने के बाद जब वो गार्डन में गई तो वहाँ अमिताभ बच्चन खड़े थे और अमिताभ के हाथ पर बैंडेज बंधी हुई थी। लेकिन विवादों से ना घबराने वाली रेखा बड़ी बिंदास्त होकर अमिताभ बच्चन के पास गई और उनसे हालचाल पूछने लगी। थोड़ी देर हुई तो दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई और अब सबकी निगाहें अमिताभ बच्चन और रेखा की तरफ ही थी। यहाँ तक कि एक मैगजीन में ये भी लिखा था कि वो सीन देखकर जया बच्चन ज्यादा देर तक अपनी आंसुओं को छुपा न सकी, वो वहीं पर रोने लग गई थी। जब बाद में उनके सिंदूर और उनके मंगलसूत्र के बारे में पूछा गया तो रेखा ने सफाई देते हुए कहा कि मैं तो शूटिंग से आई थी और ये सारा ड्रेसअप शूटिंग का हिस्सा था और मैं इसे उतारना भूल गई थी। खैर, रेखा की इस बात पर लोगों ने विश्वास नहीं किया और इन्हीं दिनों जब खूबसूरत फिल्म रिलीज हुई तो रेखा को मिला फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड और साथ ही साथ उमराव जान के लिए नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। साल था 1981। उस समय हमारे भारत देश के राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। पुरस्कार देते हुए उन्होंने रेखा से पूछ लिया, आप अपनी मांग में ये सिंदूर क्यों लगाए हुए हो? तब रेखा ने बड़ी बेबाकी से कहा, मैं जिस शहर से आती हूँ सर, वहाँ सिंदूर लगाना फैशन माना जाता है। रेखा का बेबाक बयान और माथे का सिंदूर सिर्फ एक ही तरफ इशारा कर रहा था, जिसका जवाब एक इंटरव्यू में खुद जया बच्चन ने दे दिया। कहने दो दुनिया को जो भी कहना है, उन्होंने मुझसे वादा किया है और उन्हें उस एक वादे के मुताबिक साहस चाहिए होगा। अगर वो ऐसा मेरी पीठ के पीछे कुछ करते हैं फिर ये उनकी दिक्कत है, मेरी नहीं। उन्हें अपनी आत्मा पर बोझ के साथ जीना होगा। वही पहली बार अमिताभ बच्चन की शादीशुदा जिंदगी में ऐसा भूचाल आ चुका था
कि उन्होंने भी सवाल का जवाब दिया और कह दिया, हमारे जीवन में तलाक की नौबत कभी भी नहीं आएगी। मैं तलाक में विश्वास नहीं रखता हूँ क्योंकि मेरे अंदर भारतीय मौल्य और संस्कार है। जया को अपनी पत्नी चुनने का मेरा फैसला बिल्कुल सही फैसला है। यहाँ अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की बातों से ये तो पक्का हो गया था कि हाँ, उनकी जिंदगी में रेखा का होना कोई अफवाह नहीं थी, बल्कि ये तो ऐसा सच था कि जिसे रेखा ने हमेशा कबूला और बेबाकी से कहा भी। फिल्मी करियर की ओर गौर करें तो रेखा का फिल्मी करियर ऊंचाइयों को छू रहा था। खूबसूरत फिल्म के बाद जुदाई फिल्म आई साल 1980 में, और इसी साल मांग भरो सजना, और साल 1981 में आई एक ही भूल। ये सुपरहिट फिल्में थी। वही बसेरा और साजन की सहेली, ये फिल्में रिलीज हुई थी जिनमें रेखा ने अपने अभिनय से कमाल कर दिया, और एक कमाल ऐसा भी हुआ जिसकी कल्पना कभी किसी ने नहीं की थी। अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और रेखा एक ही फिल्म में, क्या कोई ये कभी सोच भी सकता था? लेकिन हाँ, ऐसा सोचा एक जाने माने निर्माता निर्देशक ने। उन्होंने बहुत से लोगों को काम दिया और अच्छी अच्छी फिल्में बनाई। नाम यश चोपड़ा। बात यह भी थी कि साल 1980 में अमिताभ बच्चन की राम बलराम, दोस्ताना, 2 और 2, 5 ऐसी फिल्में जो खास कमाल नहीं कर पाई। उसके बाद उन्हें एक हिट फिल्म का इंतजार था और एक हिट स्क्रिप्ट का भी इंतजार था। ये चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन को ऐसे में एक कहानी सुनाई। कहानी सुनकर अमिताभ बच्चन ने फिल्म को हाँ कह दिया। फिर ये चोपड़ा ने, मैं इस फिल्म में आपकी प्रेमिका के तौर पर रेखा को लेना चाहता हूँ, ऐसा कहा। तब अमिताभ को हाँ ही कहना पड़ा क्योंकि उन्हें तो हिट फिल्म की जरूरत थी। तभी इस फिल्म में जो आपकी पत्नी का रोल है, हम चाहते हैं कि वो रोल जया बच्चन निभाए। ये सुनते ही अमिताभ बच्चन चौंक गए। उन्होंने कहा, चोपड़ा साहब, आप ये बात जया के साथ खुद करें। अब चोपड़ा साहब ये सोचने लगे, रेखा, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, इन तीनों को एक ही फिल्म में साथ में काम करने के लिए कैसे राजी किया जाए। एक दिन उन्होंने जया बच्चन से मुलाकात की। तब जया बच्चन ने कहा, मैं फिल्म में काम नहीं करूंगी। रेखा का जिक्र आता उससे पहले ही जया बच्चन ने कहानी सुनने से मना कर दिया। ये चोपड़ा साहब ने बहुत मनाया, तब जाके जया बच्चन जी ने कहानी सुनने के लिए हामी भरी। कहानी सुनते वक्त जया जी के चेहरे पर कोई भी भाव नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन जैसे ही कहानी का क्लाइमेक्स आया तो जया जी की आंखों में चमक आ गई। कहानी में अपनी प्रेमिका को छोड़कर हीरो अपनी पत्नी के पास हमेशा हमेशा के लिए आ जाता है, और ये सुनते ही जया बच्चन ने फिल्म के लिए हाँ कर दी। ये चोपड़ा ने तीनों को एक साथ साइन तो कर लिया, लेकिन ये काम बहुत ही जोखिम भरा था। सेट पर रेखा, जया बच्चन और अमिताभ बच्चन तीनों साथ में थे, लेकिन जया बच्चन और रेखा आपस में बात नहीं कर रही थी। कोशिश भी यही रहा करती कि बिना जरूरत के दोनों सेट पर साथ में ना हो। मीडिया को भी शूटिंग पर आने की अनुमति नहीं थी, और इस फिल्म का नाम था सिलसिला। जैसे ही सिनेमा घरों में सिलसिला रिलीज हुई तो शानदार ओपनिंग के साथ रिलीज हुई, पर ये लंबी रेस का घोड़ा साबित नहीं हुई, क्योंकि कुछ लोग ये बात पचा नहीं पा रहे थे कि दोनों ही कलाकार अपने प्यार को पाने के लिए अपनी अपनी शादी को तोड़ने की सोच रहे हैं, और कुछ लोगों को तो मसाला मिल गया था रेखा और अमिताभ बच्चन को लेकर, और बहुत सी बातें करने लगे थे। इस फिल्म के बाद अमिताभ बच्चन की एक के बाद एक सुपरहिट फिल्मों की लाइन लग गई और अमिताभ बच्चन एक स्थापित कलाकार बन गए। लावारिस, कालिया, सत्ते पे सत्ता, नमक हलाल, ऐसी कई सुपरहिट फिल्में रही जिन फिल्मों ने अमिताभ बच्चन को एक स्टार बना दिया। लेकिन सिलसिला चली नहीं, पर अपने आप में एक इतिहास रच गई। साल 1982 अमिताभ बच्चन और अमिताभ बच्चन के फैंस के लिए बहुत ही दर्दनाक साल रहा। कूली फिल्म की शूटिंग चल रही थी और 26 जुलाई की तारीख थी। एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। पुनीत ईसर और अमिताभ बच्चन की फाइट चल रही थी। इस फाइट सीन में अमिताभ बच्चन को अचानक गहरी चोट लग गई और उनकी हालात बहुत ज्यादा खराब हो गई। अमिताभ बच्चन को तुरंत ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में लाया गया। वहाँ ऐसी हालत हो जाती कि अमिताभ बच्चन शायद कोमा में चले जाते। हालात बिगड़ती जा रही थी, और दूसरी तरफ पूरी दुनिया में अमिताभ बच्चन के लिए प्रार्थनाओं के लिए दौर शुरू हो गए। जया बच्चन भी बहुत परेशान हो गई। अपने पति के लिए उन्होंने वो सब कुछ किया जो एक पत्नी को करना चाहिए। हर जगह जाकर प्रार्थनाएं की, कैसे भी करके मेरे पति ठीक हो जाए। रेखा की बात करें तो उन पर तो हॉस्पिटल में आने के लिए भी पाबंदी लगा दी गई थी। जया बच्चन ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि ऐसे मुश्किल हालात में भी अमिताभ बच्चन के आसपास रेखा का साया हो। वही प्यार में पागल रेखा एक दिन सुबह सुबह बिना मेकअप किए, बिना किसी को बताए, बंद कांच के दरवाजे से अमिताभ बच्चन को देखकर वापस लौट गई। समय के साथ अमिताभ बच्चन अब धीरे धीरे ठीक हो रहे थे और मौत के मुंह से बाहर निकल आए। इस मुश्किल वक्त ने अमिताभ बच्चन और जया बच्चन को और भी करीब ला दिया और रेखा को एक अंधेरे की तरफ धकेल दिया। उन्हीं दिनों रेखा ने उमराव जान का प्रीमियर रख दिया। उन्हें लगा कि उनका अमिताभ बच्चन के साथ एक रिश्ता है और उसी की सहानुभूति के लिए लोग इस प्रीमियर में जरूर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक भी नामी सितारा प्रीमियर में नहीं आया। सबको लग रहा था कि ये गलत समय है प्रीमियर पार्टी रखने का, जहां सारी दुनिया अमिताभ बच्चन के लिए दुआ मांग रही है। ऐसे में रेखा ने पार्टी क्यों रखी? तब रेखा ने कहा था, ऐसा लग रहा है जैसे हर गलती के लिए मुझे ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। रेखा ने उसके बाद कई फिल्मों में काम किया। कलयुग 1981, विजेता 1982, उत्सव 1984
और इजाजत 1987 की फिल्म रही। ऐसी कुछ और फिल्में आती रही जिनमें उन्होंने अपने शानदार अभिनय से सबको चौंका दिया। उत्सव फिल्म की तो बहुत ज्यादा तारीफ हुई। इसमें हीरो थे शेखर सुमन, जो जाने माने एंकर रहे हैं। रेखा ने उत्सव फिल्म में बेहद बोल्ड किरदार निभाया था, जो शायद उस वक्त किसी और ने नहीं निभाया था। रेखा बहुत प्रैक्टिकल और कुछ नया करने की चाह रखती थी। लोग चाहे कुछ भी कहे, रेखा ने इस चैलेंज को हमेशा एक्सेप्ट किया और ऐसा कमाल हुआ कि लोग देखते रह गए। पूरा 80 का दशक रेखा के करियर को शानदार तरीके से चला रहा था और साथ ही रेखा का नाम हमेशा की तरह किसी को एक्टर के साथ जोड़ा भी जा रहा था। इनमें नाम शुमार रहे शैलेंद्र सिंह, कमल हसन, राज बब्बर, प्रोड्यूसर राजीव कुमार और अभिनेता संजय दत्त। हद तो तब हो गई थी जब 1984 में एक खबर आई कि रेखा और संजय दत्त ने शादी कर ली है। हालांकि उन दिनों रेखा और संजय दत्त बेहद करीब थे, लेकिन शादी वाली बात गलत थी। बात यह थी कि संजय दत्त उन दिनों बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहे थे और उन्हें उस दौर से बाहर लाने की कोशिश कर रही थी रेखा। और इस शादी वाली अफवाह के बाद इन दोनों की एक फिल्म रिलीज हुई, जमीन आसमां। मगर इस अफवाह का फिल्म को कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन इस शादी वाली खबर ने जोर पकड़ लिया। तभी संजय दत्त को सामने आकर आधिकारिक तौर पर इस बात का खंडन करना पड़ा कि हमने कोई शादी नहीं की है। अधिकतर केसेस में रेखा का नाम को एक्टर्स के साथ जोड़ दिया गया, क्योंकि तब प्रोड्यूसर्स भी यही चाहते थे कि रेखा का नाम इनके साथ जुड़ते रहे और फिल्मों को फायदा मिलते रहे। साल 1988 रेखा की फिल्म आई, बीवी हो तो ऐसी। ये कॉमेडी फिल्म थी और इस फिल्म में रेखा के एक्शन सीन्स थे। इन्हीं सीन्स और फिल्म के एक्शन के चलते रेखा को एक नया नाम मिल गया और ये एक अवार्ड की तरह था, जिन्हें नाम दिया गया लेडी अमिताभ, जिसे सुनकर रेखा बहुत खुश हो गई। इसी साल रेखा की और एक फिल्म आई, खून भरी मांग। ये फिल्म सुपर टुपर हिट रही। रेखा की स्टाइल, ग्लैमर और कपड़ों की बेहद ज्यादा तारीफ हुई। रेखा को इस फिल्म के लिए दूसरी बार फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। अब रेखा की उम्र 30 साल पार कर चुकी थी, मगर रेखा के लिए अमिताभ बच्चन का प्यार हमेशा उनके दिल में कैद रहा। पर उन्हें पता था कि उनकी मंजिल उन्हें कभी नहीं मिल सकती। रेखा ने इस बात का जिक्र एक इंटरव्यू में 2 बातों के जरिए कहा, जिससे साफ जाहिर हो गया, भले ही वो प्यार करके आसमान में उड़ रही हो, पर हकीकत की जमीन ने उनके पैरों को जकड़ कर रखा था। रेखा ने कहा, मेरी जिंदगी में जो भी कुछ हुआ है, मेरी तरक्की, मेरी तैयारियां, मेरी खुशियां, हर बात की प्रेरणा वही है। लेकिन शादी, आखिर आप ऐसी चीज के बारे में सोचकर क्यों दुखी होते हो जो कि कभी मुमकिन नहीं है। और दूसरी बात रेखा ने कही कि अगर उनका प्रेमी उनकी पत्नी को छोड़कर उनसे शादी करना चाहेगा तो भी वो उससे शादी नहीं करेगी। रेखा ने कहा कि जिस दिन उस शख्स ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, उसी दिन से मेरे मन में भी उसके लिए अपनी इज्जत खत्म हो जाएगी। अगर वो अपनी पत्नी को छोड़ सकता है जिसने उसके लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया है, तो आगे चलकर वो मुझे भी छोड़ देगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। साल 1989 में रेखा की फिल्में रिलीज हुई, कसम सुहाग की, सौतेली बेटी और भ्रष्टाचार, और ऐसी कुछ और भी फिल्में आई। यहाँ यह बात गौरतलब है कि ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। अब दोस्त परिवार वाले भी कहने लगे कि अब रेखा को फिल्मों के अलावा अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी सोचना चाहिए। ऐसी सलाह देने वाली उनकी एक दोस्त रही, मशहूर फैशन डिजाइनर बीना रमानी। उन्होंने एक शख्स के बारे में रेखा को बताया जो रेखा का हमसफर बनना चाहता था। गिनती तो वैसे उस शख्स की एक फैन के रूप में थी, लेकिन ये दीवाना फैन दिल्ली का एक जाना माना बिजनेसमैन था। बीना रमानी ने रेखा को मुकेश से मिलने को कहा, पर रेखा ने कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। लेकिन बीना रमानी ने एक दिन जबरदस्ती रेखा को फोन पर बात करा दी। पहले तो साधारण सी बात हुई, फिर बात दिलचस्प होने लगी और पता ही नहीं चला कि कब काफी देर तक बात होने लगी। बीना रमानी रेखा को हमेशा कहा करती कि मुकेश से अच्छा हमसफर तुम्हें नहीं मिलेगा, वो तुम्हें दीवानों की तरह चाहता है, सिर्फ तुम्हारी और तुम्हारी ही बातें करता है। ऐसे में रेखा की एक एयर होस्टेस दोस्त हुआ करती थी, उनका नाम था सुखविंदर। वो मुकेश अग्रवाल की भी दोस्त थी और वो भी यही चाहती थी कि रेखा और मुकेश अग्रवाल दोनों लाइफ में सेट हो जाए। हमसफर के तौर पर मुकेश अग्रवाल बेस्ट चॉइस है और उन्हीं के कहने पर रेखा पहली बार मुकेश से मिली और रेखा को मुकेश का दीवानापन पसंद आ गया। फिल्मी दुनिया से अलग एक साधारण दुनिया जिसमें वो एक आम महिला की तरह फील कर रही थी। और जब सुखविंदर के कहने पर जब रेखा मुकेश अग्रवाल के घर गई तो बात और भी जम गई। बेहद सरल लगने वाले लोगों ने रेखा का दिल जीत लिया। अब समय आ गया था कि रेखा को खुद के लिए कुछ सोचना था। सिर्फ 1 ही महीना हुआ था मुकेश अग्रवाल को जाने हुए, लेकिन एक खिंचाव रेखा को महसूस होने लगा था और उस अपनेपन ने रेखा को कुछ भी ना सोचने पर मजबूर कर दिया। तब रेखा मुकेश के बारे में और कुछ भी जानना नहीं चाहती थी। बस इतनी बड़ी स्टार के दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, ख्वाहिश सरनेम की, ख्वाहिश शादीशुदा जिंदगी की, ख्वाहिश दूसरी औरत का धब्बा हटाने की। और एक दिन जब मुकेश अग्रवाल मुंबई आए तो रेखा और मुकेश की ये तीसरी मुलाकात थी। इसी मुलाकात के बीच मुकेश ने रेखा के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। रेखा हिचकिचाई, लेकिन सुखविंदर ने प्रेशर दिया तो रेखा ने हाँ कह दिया। मुकेश खुशी से पागल हो गए और बोल पड़े, अभी शादी कर ले क्या। और यही चाहत रेखा के दिल में भी थी, शादीशुदा औरत बनने की, और इस चाहत के पल को वो बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहती थी।
क्या पता कल को दोनों में से किसी का इरादा बदल जाए, इसलिए आज ही शादी होनी चाहिए। दोनों के माता पिता उस वक्त मुंबई में नहीं थे, लेकिन शादी तो करनी थी। कांजीवरम की सिल्क साड़ी और गहने पहनकर रेखा दुल्हन की तरह तैयार हो गई और मुकेश के साथ निकल गई जहां शादी हो सके। कई मंदिर देखे लेकिन सब जगह बहुत भीड़ थी तो बात नहीं बनी। रात 10 बजे एक मंदिर मिला, मुक्तेश्वर देवालय। वहां भी पुजारी सो चुका था। मुकेश ने पुजारी को जगाया और शादी कराने की बात कही। वो ना कहने ही वाला था तो जैसे ही पुजारी ने दुल्हन को देखा तो उसके होश उड़ गए। उसके सामने थी रेखा। वैसे तो शाम की आरती के बाद मंदिर खोलने और शादी करवाने में पाबंदी थी, पर इतनी बड़ी स्टार के चकाचौंध के सामने पुजारी सब कुछ भूल गया और दोनों की शादी करवा दी। हालांकि बाद में पुजारी को इस बात की सजा मिली। उस पुजारी का नाम था संजय, जिसको हमेशा के लिए उस मंदिर से निकाल दिया गया। रेखा और मुकेश अब पति पत्नी बन चुके थे। आज 36 साल की उम्र में रेखा को उनका जायज हक मिला था, एक सरनेम मिला था। अब वो रेखा अग्रवाल हो गई थी। उस दिन रेखा के पांव जमीन पर नहीं थे। शादी होने के बाद दोनों हेमा मालिनी के घर पर पहुंच गए। हेमा जी रेखा की बहुत अच्छी दोस्त थी और साथ ही दीप्ति नवल भी मुकेश को अपना भाई मानती थी। इसलिए रेखा ने दीप्ति नवल को फोन किया और कहा, मैं तुम्हारी भाभी बन गई हूँ, आज से मैं रेखा अग्रवाल हूँ, रेखा अग्रवाल। 24 घंटे के अंदर ही दोनों हनीमून मनाने के लिए लंदन चले गए। रेखा बहुत खुश थी, लेकिन हनीमून पर पहुंचते ही वो खुशी फुर्र हो गई। 7 दिन के हनीमून के दौरान पहली बार जब नई नवीली दुल्हन को पता चला कि मेरा पति डिप्रेशन का शिकार है और वो हर रोज डिप्रेशन की बहुत सारी गोलियां खाते हैं, तब रेखा ने खुद को समझाया कि मैं हर कमी को नजरअंदाज करूंगी, इस रिश्ते को कामयाब बनाऊंगी। पर कोई बात तो थी जो मुकेश को परेशान कर रही थी, तो रेखा ने यह जानना चाहा और रेखा को जवाब मिला, जैसे तुम्हारी जिंदगी में एक एबी है वैसे ही मेरी जिंदगी में भी एक एबी है, यानी आकाश बजाज, जो एक साइकोलॉजिस्ट है और 10 सालों से मेरा इलाज कर रही है। एक लड़की थी जिससे मैं बहुत प्यार करता था, लेकिन वो फिल्मों में जाना चाहती थी और वो मुझे एक दिन छोड़कर चली गई। इसी कारण मैं डिप्रेशन में था। डिप्रेशन का इलाज करवाते वक्त आकाश बजाज के काफी करीब आ गया। डॉक्टर खुद एक डिवोर्सी थी। मैं पूरी तरह उनकी जिंदगी में शामिल होना चाहता था। आकाश की बेटियों के साथ गेम खेलकर छुट्टियां बिताता। एक दिन मैंने उनसे शादी का प्रस्ताव रखा तो आकाश ने कहा, मुकेश, मैं अपनी रेडीमेड फैमिली का बोझ तुम पर नहीं डालना चाहती, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। रेखा ने इन अतीत की बातों को तवज्जो देना ठीक नहीं समझा और वो अपने इस शादी वाले रिश्ते को कामयाब बनाने की कोशिश में लग गई। मुकेश पर डिप्रेशन काफी हावी था और इस वजह से उन्होंने कई बार खुद को तकलीफ देने की कोशिश भी की थी और ये बात बताई थी मुकेश अग्रवाल के दोस्त नीरज ने। जब हनीमून से मुंबई लौटे तो अपने दोस्तों के लिए मुकेश ने एक पार्टी रखी। पार्टी के दौरान मुकेश ने नीरज को फोन लगाया और कहा कि भाई मैं जीना नहीं चाहता। नीरज ने मुकेश को बहुत समझाया और कहा कि अभी तुम्हारी शादी हुई है दोस्त, तुम ऐसा नहीं कर सकते। नीरज ने बाद में ऐसा बताया था कि बीमारी की वजह से मुकेश कई बार ऐसा कर चुके हैं, नींद की गोलियां खा लेते हैं, खुद ही स्विमिंग पूल में डूबने की कोशिश करते हैं, पर किस्मत अच्छी रहती थी, हर बार उन्हें बचा लिया जाता था। लेकिन ये बातें रेखा को नहीं पता थी। अखबार मैगजीन्स में अक्सर वो इंटरव्यू देती और अपनी कामयाब शादी की बातें किया करती। मुकेश को अपना सच्चा प्यार बताती। साल 1990 आया तो 15 अप्रैल को पुष्पावली की उपस्थिति में एक बार फिर से इन दोनों की शादी हुई। एक प्रसिद्ध मंदिर में रेखा और मुकेश को वैदिक संस्कारों के जरिए फेरे दिलवाए गए और फिर ये शादी हुई। और खास बात ये भी रही थी कि शादी में मौजूद थे रेखा के वो पिता जिन्होंने इनकी कभी भी सुध नहीं ली थी, यानी जेमिनी गणेशन। रेखा माया नगरी को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए दिल्ली में आलीशान बंगले बसेरा में बसेरा करने की सोचने लगी। सोचती थी कि अब मैं वही चली जाऊंगी और जैसे ही प्रेग्नेंट होंगी तो फिल्में भी छोड़ दूंगी। कितनी हसीन होगी वो जिंदगी, रेखा अग्रवाल की जिंदगी। यही चीजें सोचा करती थी रेखा। पर कुछ ही महीनों बाद ये हसीन वादियाँ छटने लगी। अक्सर वीकेंड पर रेखा दिल्ली आया करती थी। उनके आने पर मुकेश हमेशा शानदार पार्टी देते थे जिसमें उनके बहुत से दोस्त होते थे। धीरे धीरे रेखा को समझ में आने लगा कि उनके लिए मैं सिर्फ एक ट्रॉफी वाइफ हूँ जिसको दिखाकर हर जगह वो अपनी वाहवाही लूटना चाहते हैं। थोड़े ही दिनों बाद उन्हें ये भी पता चला कि मुकेश अग्रवाल अपने बिजनेस में असफलता का सामना कर रहे हैं, बिजनेस सही नहीं चल रहा है। तब रेखा ने उनसे कहा कि आप फिजूल की पार्टियों में समय बर्बाद ना करें,
आप ऐसा ना कर अपने बिजनेस में ध्यान दे। उल्टा मुकेश अपना कारोबार छोड़कर ज्यादा समय मुंबई में गुजारने लगे। अब रेखा की जिंदगी उनकी जिंदगी बन गई। रेखा की शूटिंग, बॉलीवुड पार्टियां अक्सर इन्हीं में समय बिताया करते। उनकी नज़रों में रेखा अब मशहूर और प्रभावशाली लोगों में संबंध बनाने की कड़ी बन चुकी थी। राजीव गांधी के फार्म हाउस से गुजरते हुए वो अक्सर रेखा से कहा करते थे कि मेरी मुलाकात राजीव गांधी से करा दो, तुम्हारे लिए ये तो बहुत आसान है रेखा। तब रेखा ने उन्हें कहा कि मैं उन्हें जानती जरूर हूँ, पर वो मेरे दोस्त नहीं है। वही ग्वालियर ले जाने की भी जिद करते थे। मुकेश ने कहा मुझे माधवराव सिंधिया से मिलवा दो, मुझे वहाँ पर ग्वालियर में एक फैक्ट्री खोलनी है। लेकिन अब ऐसी हरकतें बार बार हो रही थी। रेखा को मुकेश का ये व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उन्हें लगने लगा था कि वो मुकेश का बिजनेस कार्ड है, जिसके साथ वो बड़े लोगों के साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं। 3 महीने बाद ही अब दोनों के विचारों में टकराव होने लगा। अरेंज मैरिज और सरनेम की चाह ने रेखा को बहुत जल्द ही बिना सोचे समझे इस शादी के फैसले पर सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब जैसे सब कुछ साफ साफ नजर आने लगा। दोनों अहम एक दूसरे को टकराने लगे थे। इस बीच रेखा को डिप्रेशन की बीमारी के बाद खुद को तकलीफ देने की टेंडेंसी के बारे में भी पता चला। रेखा इतनी आसानी से अपने इस रिश्ते को खत्म तो नहीं करना चाहती थी। आखिरकार वो भी इंसान ही थी, लेकिन ये शादी अब उनके लिए परेशानी का सबब बनने लगी थी। खूबसूरत लम्हा जिसे वो अक्सर कहा करती थी, अब वो बदसूरत होते जा रहा था। लेकिन रेखा ने फिर खुद को समझाया, अपने रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश भी की, मगर हाथ लगी तो बस नाकामयाबी। रेखा ने सोचा दूरी बनाने से शायद ये खाने भर सकते हैं। दिल्ली आना अब रेखा ने इसी कारण कम कर दिया। झगड़ों से बचने के लिए अब कॉल्स उठाना भी कम कर दिया। मुकेश के दोस्त अमित ने बताया था कि मुकेश को हमेशा से ही बॉलीवुड में मेलजोल बढ़ाने की तमन्ना थी। वो अक्सर चाहते थे कि मैं किसी भी तरह बॉलीवुड इंडस्ट्री का हिस्सा बन जाऊं। यहाँ तक कि बॉलीवुड की कोई भी हस्ती दिल्ली आती थी तो अक्सर वो उन्हें इनवाइट किए बिना नहीं रह पाते थे। अब ये सवाल साफ साफ समझ में आने लगा था कि रेखा से ये शादी प्यार था या बॉलीवुड की एक सफल अभिनेत्री से शादी करके अपनी वाहवाही बटोरना। रेखा एक अपना सफल रिश्ता चाहती थी, एक प्यार करने वाला पति जिसके साथ वो अपनी जिंदगी गुजार सके। रिश्ते को टूटने से बचाने के लिए रेखा ने समय को सबसे बड़ा हथियार बना लिया। वही मुकेश ने रेखा के दिल्ली न आने और फोन न उठाने पर एक अलग ही रास्ता निकाला, और इस रास्ते ने दोनों के रिश्ते के बीच और खटास पैदा कर दी, क्योंकि मुकेश ने अपनी पर्सनल लाइफ का जिक्र मीडिया में करना शुरू कर दिया। अब रेखा और मुकेश का रिश्ता सभी के लिए खुली किताब की तरह था। रेखा जिन रिश्तों की तारीफ करती थी, अब उन रिश्तों का खोखलापन मैगजीन्स और खबरों में दिखाई देने लगा था। अब अखबारों और मैगजीन्स में खबरें बनने लगी और उनके टाइटल्स होते थे, रेखाज एक्सपोज्ड या शॉकिंग पास्ट ऑफ रेखाज हस्बैंड। मीडिया से बात करके मुकेश ने अपना रेखा के साथ रिश्ता हमेशा के लिए खत्म करने का रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया। रेखा के लिए ये रिश्ता अब खत्म हो चुका था। रेखा ने बात को आगे नहीं बढ़ाया और अपना सारा ध्यान शूटिंग पर लगाया। कुछ समय बाद ही खबर आई कि मुकेश ने नींद की गोलियां खा ली है, पर समय रहते उन्हें बचा लिया गया। रेखा ना ही मुकेश के पास थी, ना ही उनसे उनकी कोई बात हुई थी, लेकिन सभी पत्रिकाओं को नया मसाला मिल गया था। उन्होंने पूरा इल्जाम रेखा पर लगा दिया। बड़े बड़े टाइटलों से खबरें छापी गई, हाउ रेखा ड्रो मुकेश अटेम्प्ट। इन खबरों के बाद रेखा हिल सी गई। थोड़े दिन बाद रेखा ने मुकेश को फोन किया और कहा, अगर ये शादी नहीं चल पा रही है तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ जो झूठे दिखावे के लिए रिश्ते का ढोंग करे। ऐसे रिश्ते को आगे बढ़ाने का क्या फायदा जिसका कोई भविष्य ना हो। थोड़े दिनों में दोनों की आपस में फिर से बात हुई और थोड़े दिनों बाद दोनों तलाक के लिए रजामंद भी हो गए। लेकिन फिर जैसा रेखा ने सोचा, इस बार फिर वैसा नहीं हुआ। तलाक की कार्रवाई के दौरान मुकेश रेखा से वापस मिलने की कोशिश करने लगे, फोन करते रहे, और जब तलाक होने वाला था, फैसला होने वाला ही था, तो वापस पलटने का कोई मतलब भी नहीं था। जिंदगी की ये खुशी इतनी आसानी से चली जाएगी, ऐसा रेखा ने कभी सोचा भी नहीं था। मुकेश भी डिप्रेशन की बीमारी से जूझ रहे थे। ये तय था दोनों की सोच अब आगे कभी मेल नहीं खाएगी। और ऐसे में डिप्रेशन के शिकार मुकेश अक्सर अपने दोस्त नीरज से कहते थे कि यार मैं जीना नहीं चाहता। नीरज को लगा ये उनका स्टाइल है और ध्यान खींचने के लिए, अटेंशन पाने के लिए वो ऐसा करते हैं। पर एक दिन मुकेश ने फिर ऐसी कोशिश की और वो इस बार कामयाब हो गए। अपने दोस्त परिवार वालों को मुकेश ने हमेशा हमेशा के लिए गुड बाय बोल दिया। रेखा उस समय न्यूयॉर्क में स्टेज शो कर रही थी। मुकेश की भाभी ने रेखा को फोन करके बताया, तुम अपना ध्यान रखना, हम सब तुम्हारे साथ है।
उस वक्त रेखा को अंदाजा भी नहीं था कि लोग उनसे हमदर्दी जताने के बजाय मुकेश की मौत का जिम्मेदार बना देंगे। मुकेश की मां मुकेश की मौत की वजह से बहुत गम में डूब गई थी। उन्होंने कह दिया कि वो डायन मेरे बेटे को खा गई, भगवान उसे कभी भी माफ नहीं करेगा। बस फिर क्या था, मुकेश की मां के अलावा फिल्मी पत्रिकाएं और बॉलीवुड के कुछ लोगों ने रेखा को आड़े हाथों ले लिया और मुकेश की मौत का जिम्मेदार ठहरा दिया। उन दिनों रेखा की फिल्म शेषनाग रिलीज हुई थी। फिल्म के पोस्टर्स पर जगह जगह रेखा की जहां जहां फोटो थी वहां वहां कालीन पोतना शुरू कर दिया, कुछ जगहों पे गोबर लगा दिया। एक जाने माने फिल्म डायरेक्टर ने तो ये कह दिया कि रेखा नेशनल वैम्प है। एक डायरेक्टर ने कहा कि रेखा की वजह से कोई भी सम्मानजनक परिवार फिल्मी हीरोइन को अपनी बहू नहीं बनाएगा। रेखा ने फिल्म इंडस्ट्री पर एक बदनुमा दाग लगा दिया है। कोई भी ईमानदार डायरेक्टर अब उनके साथ काम नहीं करेगा। रेखा के फैंस का प्यार अब उनके लिए नफरत में बदल चुका था। डायन अब रेखा का नया नाम बन गया। ऐसा मान लिया गया कि अब रेखा का करियर हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाएगा, क्योंकि कोई भी बड़ी फिल्म उनके हाथों में नहीं थी। फिल्म इंडस्ट्री में अब ऐसा लगने लगा था कि सब एक हो गए हैं। सब लोगों की नफरत का अंदाजा इस तरीके से लगाया जा सकता है कि जब शेषनाग फिल्म रिलीज हुई थी तो उस वक्त उस फिल्म को देखने कोई भी नहीं गया था। कितना आसान था सबके लिए आधी अधूरी जानकारी के बुनियाद पर अपना फैसला सुना देना। रेखा की जिंदगी में क्या चल रहा था, किसी ने कभी कुछ जानने की कोशिश भी नहीं की। क्या वो मुकेश अग्रवाल के साथ खुश थी? उन्हें क्या तलाक लेने का अधिकार नहीं था? जब वो मुकेश की जिंदगी में नहीं थी तब भी मुकेश अग्रवाल ने ऐसा करने की कोशिश की थी। अगर वो तब कामयाब हो जाते तो उसका जिम्मेदार कौन होता? क्या रेखा होती? रेखा उस वक्त चारों ओर से घिर चुकी थी। एक तो मुकेश की मौत का दुख और बिना किसी वजह से लोगों की नफरत। अब बहुत हो चुका था। दुनिया के सामने रेखा आई और एक फिल्मी पत्रिका से उन्होंने बात की, अपना प्रश्न रखा और कहा, आई डिडंट किल मुकेश। सबसे पहली बात, मैं कभी भी तलाक नहीं लेना चाहती थी। मुकेश ने खुद ये प्रस्ताव रखा था। हमारे बीच जो भी कुछ था वो तो मैंने पहले ही हनीमून के पहले दिन पर महसूस कर लिया था। ये तो अरेंज मैरिज के लिए मेरी एक बड़ी बेताबी थी जो बिल्कुल ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं अपने इस रिश्ते को बचाना चाहती थी। मैंने ये बात खुलकर कही थी। अगर दो लोग ऐसा मानते हैं कि वो एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं तो फिर अलग होने में कोई बुराई नहीं है। हमारे रिश्ते में ऐसा मोड़ आ गया था जहाँ पर हमारे मतभेदों का सुलझना नामुमकिन था और साथ ही अलग होने के फैसले पर हम दोनों राजी थे। हर तरफ ये खबर फैलाई गई कि रेखा की वजह से मुकेश की जान गई, पर लोग इस नतीजे पर कैसे पहुंच गए? ऐसा लगता है कि लोग ये साबित करना चाहते हैं कि मैंने मुकेश को मारा, पर लोगों ने तो ये सोच लिया था कि कैसे भी हो रेखा को वो बदनाम करके ही रहेंगे। मुकेश के दोस्त और परिवार वालों ने तो अब हादसे की सारी तोहमत रेखा की सेक्रेटरी फरजाना पर डाल दी। हर कोई जानता था फरजाना रेखा के साथ साहे की तरह रहती है और फरजाना से मिले बिना कोई भी रेखा तक नहीं पहुंच सकता। यहाँ तक कि रेखा से बहुत प्यार करने वाले मुकेश भी फरजाना से मिले बगैर, उनसे परमिशन लिए बगैर रेखा से नहीं मिल पाते थे और इसी कारण अब फरजाना और रेखा के रिश्ते पर भी सवाल उठा दिए गए। रेखा को बायोसेक्सुअल करार दे दिया गया। रेखा और फरजाना के रिश्ते पर तोहमत लगा दी गई। रेखा को जब ये पता चला तो उन्होंने कहा, हमारे बारे में जो भी कहा जा रहा है, फैलाया जा रहा है, वो सिर्फ एक बीमार सोच की पैदाइश है, इसके अलावा कुछ नहीं। यहाँ तक कि लोगों ने ये तक कह दिया कि रेखा की नज़र मुकेश के पैसों पर थी। फिर इस बात का खंडन खुद मुकेश के भाई अनिल अग्रवाल ने किया। उन्होंने कहा, ये बात बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि रेखा ने तो आज तक हमसे कुछ भी नहीं मांगा। रेखा बहुत परेशान हो चुकी थी, अपने आप को कई हफ्तों तक कमरे में बंद करके रखा था। तकरीबन 2 महीने खुद को कैद करने के बाद रेखा बाहर निकली। एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर सुल्तान अहमद की पार्टी में नजर आई, लेकिन काफी असुरक्षित महसूस कर रही थी। रेखा को लगा इंडस्ट्री के लोगों ने उन्हें भुला दिया होगा और इस पार्टी में वो लोग भी नजर आए जिन्होंने कस्में खा के रखी थी कि रेखा के साथ काम नहीं करेंगे, पर वो सभी लोग रेखा की तरफ ऐसे बढ़े जिसकी उम्मीद भी नहीं थी। बड़ी शिद्दत से सबने रेखा से बात की और ये बातें रेखा को बहुत अच्छी लगी। रेखा सभी के बारे में बहुत सोचती थी। रेखा नहीं चाहती थी कि उनके नाम के कारण किसी की फिल्म फ्लॉप हो, इसलिए रेखा ने मुकेश की मौत के पहले जो फिल्में साइन की थी, जैसे कि भारत की नारी, ये केसी बोकाडिया साहब की फिल्म थी। रेखा को लग रहा था कि शेषनाग की तरह ये फिल्म भी नहीं चलेगी, प्रोड्यूसर्स को नुकसान होगा, क्योंकि लोगों ने मेरे लिए अनचाही नफरत पाल के रखी है, उसका मैं क्या करूं? रेखा ने केसी बोकाडिया साहब को कहा, मुझे आप अपनी फिल्म से हटा दीजिए, पर बोकाडिया साहब नहीं माने। रेखा अब अनचाहे डर से परेशान थी, फिल्म में काम करने लगी। ये फिल्म आगे चलकर फूल बने अंगारे नाम से रिलीज हुई। रेखा जब इस फिल्म की शूटिंग के लिए वहां पर पहुंची तो हजारों लोग वहां इकट्ठा हो गए थे। रेखा जब वहां पहुंची तो काले शीशे में से गाड़ी के अंदर से ही लोगों को देखकर सोचने लगी
कि सबका क्या रिएक्शन होगा, लेकिन रेखा खुद अपनी तरफ से मजबूत रही। उन्होंने खुद अपनी हौसला अफजाई की और कार से उतर गई। और जैसे ही लोगों ने रेखा को देखा, लोग खुशी से झूम गए, रेखा रेखा पुकारने लगे। उनकी एक झलक पाने के लिए बेकरार हो गए। ये पल ऐसा रहा जिसका रेखा को भी इंतजार था और जरूरत भी। चेहरे पर मुस्कान थी, आंखों में चमक थी। रेखा ने अब नई जिंदगी की शुरुआत कर दी थी। वैसे देखा जाए तो रेखा को उस गुनाह की सजा मिलनी भी नहीं चाहिए थी जो उन्होंने कभी किया भी नहीं था। मुकेश की मौत के बाद ठीक 8 महीने बाद रिलीज हुई फिल्म फूल बने अंगारे। इस फिल्म में रेखा एक हीरो के रूप में नजर आई थी। उन्हें दर्शकों ने बहुत पसंद किया। फिल्म को दर्जा मिला एक सुपरहिट फिल्म का। जल्द ही रेखा का नाम अब फिर से था। इंटरव्यू के सिलसिले फिर से शुरू हो गए थे, पर अब रेखा बदल चुकी थी। रेखा अक्सर फिल्म पत्रिकाओं और लोगों से हेलो करने के बाद एक ही लाइन कही थी कि कोई भी पर्सनल सवाल नहीं प्लीज। और इन्हीं दिनों पर्सनल लाइफ में और एक झटका लगा। माँ पुष्पावली उन्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। साल 1991 में मद्रास में लंबी बीमारी के बाद पुष्पावली का देहांत हो गया। रेखा की जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत उनकी माँ पुष्पावली रखती थी। अब वो भी जा चुकी थी। उनके दीदार में रेखा ने अपने बंगले का नाम पुष्पावली रखा था। अब रेखा अपने पति मुकेश और अपनी मां पुष्पावली के जाने के बाद बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। धीरे धीरे बाहरी दुनिया के साथ संपर्क बहुत कम कर लिया था और साथ ही पत्र पत्रिकाओं को इंटरव्यू देना भी बहुत कम कर दिया था। पुष्पावली ने आखिरी सांस तक अपने अधिकार की चाह रखी जिसकी वो हकदार थी, पर वो उन्हें कभी नहीं मिला। और रेखा को जायज होने की खुशी और इसी खुशी को जन्म दिया था उनके नाजायज होने के धब्बे ने, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जिंदगी में बेवजह बहुत कुछ झेला। पर रेखा अब बहुत बड़ा नाम बन चुकी थी। ऐसा बड़ा नाम जहाँ कोई उनका सरनेम नहीं जानना चाहता था और ना ही कोई पूछता था। रेखा के इतने बड़े नाम ने ही मद्रास में होने वाले फिल्म फेयर अवार्ड के लिए उन्हें निमंत्रण भेजा गया और कहा आपको जेमिनी गणेशन को अवार्ड देना है। रेखा ये सुनते ही शॉक हो गई क्योंकि फिल्म फेयर ने यह फैसला किया था कि जेमिनी गणेशन को लाइफ टाइम अवार्ड रेखा के हाथों से ही दिया जाएगा। रेखा मद्रास पहुंची। बहुत बड़ा शो था। रेखा ने अपने पिता के पैर छुए और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उन्हें दिया। ट्रॉफी देने के बाद जेमिनी गणेशन की आंखें भर आई। उन्होंने कहा मुझे अपनी मुंबई से आई प्रिय बेटी से ये अवार्ड लेने में बहुत खुशी हो रही है। ये सुनते ही रेखा की आंखें नम हो गई। आज पूरी दुनिया के सामने जेमिनी गणेशन ने अपनी बेटी को अपना नाम दिया था जिसकी वो असल में हकदार होते हुए भी ताउम्र तरसती रही। अब पिता और पुत्र के रिश्ते में गर्माहट आ गई। पुराने गिले शिकवे पिघल गए। रेखा ने उसी वक्त पूरे मन से कहा ये मेरी जिंदगी का सबसे खुशकिस्मत और गर्व से भरा दिन है जब मैं अपने पिता के साथ एक ही मंच पर हूँ और उन्हें यह अवार्ड दे रही हूँ। रेखा की 1992 में इंसाफ की देवी, गीतांजलि 1993, मैडम एक्स 1994, अब इंसाफ होगा 1995, वही फिल्म उड़ान 1997 में और किला 1998 में रिलीज हुई। फिर मदर नाम की फिल्म 1999 में आई। रेखा को फोटोशूट करवाने का बहुत शौक था। रेखा ऐसी पहली शख्सियत थी जिन्होंने बॉलीवुड में पर्सनल थीम पर फोटोशूट करवाने शुरू किए। एक मशहूर बॉलीवुड फोटोग्राफर ने रेखा को हिंदुस्तान की सबसे शानदार कवर गर्ल बताया था। कुछ नया करने की चाह रखने वाली रेखा ने साल 1996 में फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी में काम किया। उस फिल्म में युवा अभिनेता अक्षय कुमार थे और उनके साथ एक मशहूर गाना था इन द नाइट नो कंट्रोल। इस फिल्म में भी रेखा ने अपने अभिनय से अपनी छाप छोड़ दी। तब रेखा को लोग माया नाम से बुलाने लगे, मैडम माया। इस फिल्म के लिए रेखा को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला और साथ ही मिला एक तमगा सदाबहार अभिनेत्री का जिसका अपने युवा कोस्टार के साथ अफेयर है। अक्षय कुमार और रेखा की अफेयर की खबरें भी खूब उड़ी, पर यह सब अफवाह थी। रेखा ने इस बार चुप रहना सीख लिया था। किसी को कोई कमेंट, कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद सुपरहिट फिल्म जुबेदा 2001 में आई जिसमें रेखा का अभिनय शानदार रहा और इसी साल 2001 में फिल्म फेयर ने रेखा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा। 2001 में ही लज्जा, 2003 में भूत, 2006 में क्रिश और 2014 में सुपर नानी जैसी कई फिल्मों में रेखा ने काम किया। वही जब 2012 आया तो रेखा ने राजनीति में कदम रखा। कांग्रेस ने राज्यसभा सदस्य के रूप में रेखा को मनोनीत किया। हालांकि रेखा को राजनीति में ज्यादा रुचि नहीं थी, इसलिए राज्यसभा में वो कम ही नजर आई। अब रेखा हर तरह से दुनियादारी सीख चुकी थी। सिमी गरिवाल को दिए इंटरव्यू में रेखा ने विनोद मेहरा से खुद की शादी को एक अफवाह बता दिया। वही अमिताभ से मोहब्बत को एक प्रेमी की मोहब्बत नहीं बल्कि ऐसा बताया कि मैं एक फैन की तरह उनसे मोहब्बत करती हूँ। जैसे पूरी दुनिया अमिताभ बच्चन की फैन है और उनसे प्यार करती है, उसी तरह से मैं भी उनसे प्यार करती हूँ, अब चाहे दुनिया कोई भी नाम दे। वही सिमी गरिवाल ने अमिताभ बच्चन से यही बात पूछी थी। तब अमिताभ बच्चन ने कहा था कि ये प्रेम प्रसंग तो मीडिया की उपज था। खैर इतने सालों बाद ही सही,
लेकिन किसी बात पर अमिताभ बच्चन और रेखा के विचार एक सुर में बोले कि हमारा कभी भी कोई आपसी रिश्ता नहीं रहा। रेखा कहती है, मैं भानु रेखा हूँ और हमेशा भानु रेखा ही रहूंगी। मुझे नहीं लगता कि लोग बदलते हैं। भानु रेखा तो एक मोहब्बत से भरी हुई शर्मीली एक ऐसी लड़की थी जिसकी जिंदगी में सिर्फ अकेलापन था, और आज मैं भी बिल्कुल वैसी ही हूँ, बिल्कुल भी नहीं बदली। रेखा की जिंदगी के बारे में देखे तो वो बिल्कुल एक खुली किताब की तरह है, पर इस खुली किताब ने अब खुद को समेट लिया है। अपने राज अपनी किताब में अब ये खुद ही रखती है, और आज भी बेहद खूबसूरत और चमकते चेहरे पर लाल सिंदूर मांग में भरकर रेखा किसी अप्सरा से कम नहीं लगती है। आज भी युवा अभिनेत्रियों के सामने वो युवा ही नजर आती है और लोगों को कॉम्प्लेक्स देती है। मांग में सिंदूर किसके नाम का भरती है, अब ये सवाल तो कई सालों पीछे छूट गया है। अब सब रेखा की खूबसूरती का राज जानना चाहते हैं, उनकी दिलकश आवाज को सुनना चाहते हैं। पीछे छोड़ आई है वो सवालों के कई मंजर, पीछे छोड़ आई है वो सवालों के कई मंजर। दिलकश आवाज की मल्लिका, खूबसूरती की रौनक, ऐ ऊपर वाले रहम कर उनके चाहने वालों पर, बस मिलती रहे उनकी एक प्यार भरी नजर, उनकी एक प्यार भरी नजर। रेखा आज भी अपनी आवाज से हर किसी को मदहोश कर देती है। वो ऐसी माया है जो कोई नहीं समझ पाया। रेखा सचमुच ऐसी शख्सियत है जिनके लिए जितना लिखा जाए या जितना बताया जाए उतना ही कम है। मैं सलाम करता हूँ रेखा को, जिन्हें 2010 में पद्मश्री से नवाजा गया। अब तो बस यही कहेंगे कि इस अंजुमन में आपको आना है बार बार। दीवार और दर को गौर से पहचान लीजिए। तो यह आपका अनुराजा चैनल है, इसके ऊपर ऐसी बायोग्राफीज आपको देखने को मिलेगी। तो और आप किसके बारे में बायोग्राफी जानना चाहते हैं, ये मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना। और आपने इस वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।